कैसे हो दोस्तों। आई होप आप सब बहुत मजे से पेपर दे रहे हो और बहुत अच्छे बेटा आपके सारे के सारे एग्जाम्स जा रहे हैं। स्वागत है आप सभी का बेटा एक बार फिर ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज के अंदर, जहां पर हम आज आपका आखिरी सेट यानी सेट नंबर 6 डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है बेटा, तो चलो चालू करते हैं। ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करते हैं बातों में, चालू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 बेटा आप सभी के सामने आ रहा है, पर्सन नॉट लाइबल फॉर रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी एक्ट। साहब किसको जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन नहीं कराना होता? बड़ा ही आसान सवाल, 4 ऑप्शन आप सभी को दिखाई दे रहे हैं। सप्लायर ऑफ मेडिसिन, बेटा सप्लायर ऑफ मेडिसिन को तो रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। आउटडोर कैटरिंग सर्विसेज बिल्कुल कराना पड़ेगा, क्यों नहीं कराना पड़ेगा। प्रोफेशनल ट्रेनिंग सेंटर को भी कराना पड़ेगा। लेकिन अगर आप लोग याद करेंगे सेक्शन नंबर 23, मेरे सारे अच्छे बच्चे मुझे क्या बताएंगे साहब? सेक्शन नंबर 23 याद आया? हाँ सर याद आया। एग्रीकल्चर लिस्ट, बेटा एग्रीकल्चर लिस्ट एग्जेम्प्ट होता है रजिस्ट्रेशन से जब तक वो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस की सप्लाई करता है, जब तक वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होता है। और एग्रीकल्चरलिस्ट बेटा वो खुद हो, चाहे वो ओन लेबर हो, मतलब खुद के द्वारा लाई गई लेबर हो बेटा, ओन लेबर हो, या फिर फैमिली मेंबर्स हो, तब तक वो एग्रीकल्चरलिस्ट कहलाएगा। यानी कमर्शियल एग्रीकल्चरलिस्ट नहीं होना चाहिए। कमर्शियल एग्रीकल्चरलिस्ट नहीं बेटा, इंडिविजुअल होना चाहिए। कौन होना चाहिए बोलो? इंडिविजुअल होना चाहिए। ठीक है साहब, तो पहला सवाल बेटा आसान सवाल, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला सवाल बेटा, अ डीलर में इशू सिंगल क्रेडिट नोट फॉर मल्टीपल इनवॉइसेस। क्या बोलेंगे? सिंगल क्रेडिट नोट आप एक या एक से ज्यादा इनवॉइसेस के लिए इशू कर सकते हो बेटा, और आप अच्छे से जानते हो ये आपका अमेंडमेंट से है। ये बेटा थोड़े अटेम्प्ट पहले एक अमेंडमेंट आया था। थोड़े अटेम्प्ट क्या बोलूं बेटा मैं, हो सकता है ये नवंबर की ही बात हो। नवंबर 2020 के अंदर ही आपके अमेंडमेंट आया था, जहां पर बताया था कि बेटा 2 या 2 से ज्यादा इनवॉइसेस के लिए भी एक क्रेडिट नोट इशू किया जा सकता है। बोलो हाँ कि ना? हाँ सर, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बेटा यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका डी। अगला सवाल आप सभी के सामने, रिटर्न फॉर आईएसडी। बेटा रिटर्न चैप्टर सेक्शन नंबर कौन सा है बताओ? सेक्शन नंबर कौन सा बेटा? सेक्शन नंबर है आपके पास में 39, जिसमें स्पेशल रिटर्न्स की भी बात हो रखी है। स्पेशल रिटर्न्स, और उसके अंदर अपन किसका रिटर्न देखते हैं बताओ? उसके अंदर अपन देखते हैं आईएसडी का रिटर्न। और आप अच्छे से जानते हो, मैंने आपको सारे के सारे रिटर्न्स लाइन वाइज याद करा रखे हैं। जीएसटीआर 1 के अंदर आउटवर्ड सप्लाईज, जीएसटीआर 2 के अंदर इनवर्ड सप्लाईज, 3B के अंदर समरी ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज एंड टैक्स पेएबल, जीएसटीआर 4 कंपोजिशन वाले का होता है, 5 एनआरटीपी का होता है, और 6 आईएसडी का होता है, 7 टीसीएस का होता है, 8 आपके पास बेटा ई कॉमर्स ऑपरेटर का होता है, 9 आपका एनुअल रिटर्न होता है, और 10 आपका फाइनल रिटर्न होता है। 9B ई कॉमर्स ऑपरेटर 9.5 वाला बेटा वहां पर कवर होता है, और 9C के अंदर आप रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट फाइल कर चलते हो ऑडिट वाले केस के अंदर। तो आईएसडी का जैसा कि मैंने आपको बताया बेटा करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर बी, जीएसटीआर 6 आपको फाइल कर चलना होता है। आगे चले? हाँ सर आगे चलो। अगला सवाल बेटा आप सभी के सामने, द फर्स्ट टाइप ऑफ ऑडिट is to be done by a chartered accountant or a cost accountant under section number 35 subsection number 5 where the turnover exceeds 2 crore rupees, where the turnover exceeds 2 crore rupees। मेरे सारे अच्छे बच्चे जानते हैं इसका सही जवाब है 2 करोड़, CRORE। और बताओ बेटा, मैं तो इतनी बार आपको बता चुका हूं, अब अगर किसी बच्चे ने आंसर नहीं करा बेटा, आप सुपर चैट मुझे भेज सकते हो। सुपर चैट के अंदर आप बता सकते हो इसका करेक्ट आंसर, और सुपर चैट भेजकर आप हमें कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो बेटा, ताकि मैं इसी तरह से अच्छे अच्छे फ्री लेक्चर्स फ्यूचर में डालता रहूं। तो बेटा इसी वक्त आपको कमेंट करके मुझे बताना है, चैट बॉक्स के अंदर आपको कमेंट करना है और मुझे बताना है कि इसका रूल कौन सा है, कौन से रूल में लिखा है 2 करोड़। क्योंकि मैं पिछले बहुत सारे लेक्चर्स के अंदर बेटा ये आपको बता चुका हूं कि 35.5 के साथ हमें कौन सा रूल पढ़ना होता है। देखो बेटा ये सेक्शन में हमेशा लिखता था, याद करो पिछले लेक्चर्स के अंदर ये सेक्शन में हमेशा लिखता था। तब इस सेक्शन के साथ उस वक्त बेटा पिछले लेक्चर्स के अंदर जब ये लिखता था तो उसके साथ एक रूल भी मेंशन करता था, एक रूल भी बताता था, जिस रूल में ये 2 करोड़ की लिमिट दे रखी है बेटा, जिस रूल में ये 2 करोड़ की लिमिट दे रखी है वो रूल भी मैं आपको बताता था। सारे बच्चे मुझे कमेंट करके बताएंगे, चैट बॉक्स के अंदर आप मुझे सुपर चैट बेटा भेजोगे, सुपर चैट, तो मुझे भी फायदा होगा उससे, और आपका आंसर भी मुझे मिलेगा, और आपका आंसर सबसे अलग डिस्प्ले करेगा। और वो करेक्ट आंसर बेटा रूल नंबर 80 सब रूल नंबर 3, रूल नंबर 80 सब रूल नंबर 3। ठीक है सर? हाँ सर। अगला सवाल बेटा आपके पास में आ रहा है, ई वे बिल बी जनरेटेड व्हेन देयर इज अ मूवमेंट ऑफ गुड्स, व्हेन देयर इज अ मूवमेंट ऑफ गुड्स ऑफ देयर इज अ मूवमेंट ऑफ गुड्स इन अ व्हीकल और कन्वेंस ऑफ मोर देन, बेटा ऑफ वैल्यू मोर देन, कितने से ज्यादा होने पर ई वे बिल आपको इशू करना होता है। आप अच्छे से तरह से जानते हो बेटा रूल नंबर 138 सारे बच्चे,
बेटा आपको मेरे लिखने से पहले फटाफट से आंसर मुझे भेजना है, मैं सबके आंसर चैट बॉक्स में पढ़ूंगा, सबके आंसर पढ़ूंगा बेटा, आप टेंशन मत लो, एक भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जिसका आंसर मैं नहीं पढ़ूंगा, और सबके आंसर चेक करूंगा कौन सही जवाब दे रहा है और कौन गलत जवाब दे रहा है। तो बेटा रूल नंबर 138 के अंदर लिमिट बता रखी है 50,000 रुपीज, यानी कि करेक्ट ऑप्शन बेटा आपका हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए। बोलो हाँ कि ना? हाँ सर। अंडर जीएसटी, अगला सवाल बेटा आप सभी के सामने, फटाफट से आ जाओ मेरे साथ। अंडर जीएसटी द टैक्स टू बी पेड इज मैनुअली डिवाइडेड इनटू, बेटा आप अच्छे से जानते हो जीएसटी के अंदर जो अपन टैक्स पे करते हैं, तो अगर इंट्रा होता है तो सीजीएसटी और एसजीएसटी पे करते हैं मालिक, और अगर इंटर होता है तो आईजीएसटी पे करते हैं। बड़ा ही आसान सवाल। करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बताओ बेटा? करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ई। अगला सवाल वापस से एक बार फिर, ई कॉमर्स ऑपरेटर इज रिक्वायर्ड टू कलेक्ट एंड पे, ई कॉमर्स ऑपरेटर को क्या पे करना होता है? सेक्शन नंबर बताओ सारे बच्चे कमेंट करके, सुपर चैट फटाफट से मुझे भेजिए और बताइए बेटा सेक्शन नंबर कौन सा था, बताओ मैं इंतजार कर रहा हूं, फटाफट लिखो, अरे लिखो भाई लिखो, सुपर चैट का इंतजार कर रहा हूं बेटा मैं। सेक्शन नंबर कौन सा है? 52, बहुत बढ़िया, सभी बच्चों का सही जवाब सेक्शन नंबर 52 बेटा यहाँ पर लिंक होता है आपका, और करेक्ट आंसर आता है बेटा टीसीएस, हर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर को, बोलो हर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर को बेटा सेक्शन नंबर 52 के अंदर टीसीएस मतलब कि टैक्स कलेक्शन एट सोर्स बेटा कलेक्ट भी करना होता है और फिर गवर्नमेंट को आगे पे भी करना होता है। अगला सवाल बेटा आपके साथ आ रहा है, एवरी डिपॉजिट मेड टुवर्ड्स टैक्स इंटरेस्ट पेनल्टी, बताओ मुझे सारे बच्चे, अच्छे बच्चे, कि यहाँ करेक्ट आंसर कौन सा होगा? फटाफट मेरे बताने से पहले आपको बताना है, टैक्स इंटरेस्ट और पेनल्टी किसके थ्रू डिपॉजिट कराते हो बेटा? बताओ बताओ। ई कैश लेजर, बिल्कुल सही जवाब, ई कैश लेजर, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। एवरी रजिस्टर्ड पर्सन इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन अ ट्रू अकाउंट ऑफ, बेटा ट्रू अकाउंट ऑफ किसका मेंटेन करना होता है? सेक्शन नंबर 36 बेटा, आउटपुट टैक्स पेड और पेबल, आउटपुट टैक्स पेड और पेबल का आपको ट्रू अकाउंट मेंटेन करना जरूरी है। और ये बात बेटा मैंने आपको कहां बताई थी? ये बात मैंने आपको वर्कबुक वाले लेक्चर में भी डिटेल में समझाई थी। जो वर्कबुक के लेक्चर्स बेटा 7 लेक्चर्स, सारे की सारी वर्कबुक पढ़ा डाली साहब, आपको मैंने सारी की सारी वर्कबुक पढ़ा डाली, पहले क्वेश्चन से लेकर आखिरी क्वेश्चन तक पूरी की पूरी वर्कबुक बेटा वहां पर आपको सॉल्व करवा दी। सारे के सारे बिट क्वेश्चंस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मैंने सॉल्व करवा दिया, सारे क्वेश्चन बेटा 200 एमसीक्यूज, और उसके अलावा जो भी आपके मैच द फॉलोइंग ट्रू एंड फॉल्स है, सारे के सारे कंप्लीटेड रिकॉर्डिंग्स आपके पास अवेलेबल है, आप जाके देख सकते हो। डिस्क्रिप्शन में बेटा आपको सारे के सारे लिंक मिल जाएंगे, तो एक के बाद एक आराम से जाके देखो, आपका बहुत बेनिफिट होगा, ये मेरी गारंटी है दोस्त, बहुत बेनिफिट आपका होगा। सवाल आपके सामने बेटा, और अभी अभी मैंने इसका जवाब बताया था आपको, ऑप्शन नंबर बी बेटा, आउटपुट टैक्स पेड और पेबल का आपको ट्रू अकाउंट मेंटेन करना जरूरी है। बोलो हाँ कि ना? हाँ सर। इसी के साथ बेटा आपका अगला सवाल आ रहा है, क्या आ रहा है बेटा? ईच वॉल्यूम ऑफ गुड्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन मैनुअली बाय द रजिस्टर्ड पर्सन, बोलो ईच वॉल्यूम ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन मैनुअली बाय द रजिस्टर्ड पर्सन। बेटा अगर आप मैनुअल रिकॉर्ड रख रहे हो, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक नहीं मैनुअल रिकॉर्ड रख रहे हो, तो आपको सीरियली नंबर्ड रखना जरूरी है। क्या रखना जरूरी है? सीरियली नंबर्ड मेंटेन करना जरूरी है, यानी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसके अलावा बेटा यहाँ पर कोई ऑप्शन बैठेगा भी नहीं, अगर आप चेक करोगे ना लिंकेज, तो कोई आंसर बैठेगा भी नहीं, हिट एंड ट्रायल में सारे के सारे बाहर निकल जाएंगे। करेक्ट आंसर यही आपका यहाँ पर अप्लाई हो रहा होगा। बड़ा इसी के साथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हमारे यहाँ पर खत्म हो जाते हैं। अब आ रहे हैं आपके पास ट्रू एंड फॉल्स। मल्टीपल रजिस्ट्रेशन इज परमिटेड, बोल रहा है मल्टीपल रजिस्ट्रेशन इज परमिटेड फॉर सेपरेट बिजनेस वर्टिकल। वर्टिकल बेटा बहुत पुरानी बातें हो गई है बेटा, किसी समय पर वर्टिकल हुआ करता था 2017 के अंदर, अब वर्टिकल वर्ड को हटा दिया गया है। तो मैं यहाँ पर करेक्शन करवा रहा हूँ, सारे बच्चे मेरे साथ करेक्शन करेंगे और चैट बॉक्स में कमेंट करके बताओगे बेटा कि आपने करेक्शन किया कि नहीं किया। बताओ कर लिया? हाँ सर कर लिया। तो बेटा बिजनेस वर्टिकल नहीं, इसको आप लिखोगे बिजनेस यूनिट्स। बोलो क्या लिखोगे? बिजनेस यूनिट्स, बिजनेस यूनिट्स। मल्टीपल रजिस्ट्रेशन इज परमिटेड फॉर सेपरेट बिजनेस यूनिट्स। वर्टिकल खत्म हो चुका बेटा, वर्टिकल का कॉन्सेप्ट ही खत्म हो चुका है, वर्टिकल की डेफिनेशन ही हटा दी, बिजनेस वर्टिकल की डेफिनेशन ही सेक्शन नंबर 2 ऑफ सीजीएसटी एक्ट से हटा दी, ओमिटेड, ओमिटेड हटा दी साहब। अब तो आप यूनिट वाइज रजिस्ट्रेशन करा सकते हो। सेक्शन नंबर 25 बेटा यहां पर आपको याद आ जाना चाहिए, सेक्शन नंबर 25 आपको यहां याद आ जाना चाहिए। आप यूनिट वाइज रजिस्ट्रेशन करा सकते हो, एक स्टेट में एक से ज्यादा रजिस्ट्रेशन भी यूनिट वाइज करा सकते हो, अलग अलग सिटीज में करा सकते हो। इसलिए बेटा यह स्टेटमेंट आपका बिल्कुल और बिल्कुल ट्रू हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट ऑप्शन। अगला सवाल, नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन मेकिंग टैक्सेबल सप्लाई नीड नॉट रिक्वायर टू बी रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। बेटा वाहियात जवाब, बिल्कुल वाहियात सवाल, वाहियात सवाल है ये आपका। सेक्शन नंबर, सारे बच्चे बताएंगे बेटा
एनआरटीपी को रजिस्ट्रेशन कराना होता है, मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन कराना होता है। सेक्शन आप सब फटाफट से चैट बॉक्स में बताओ बेटा, मेरे को सेक्शन फटाफट से चाहिए, फटाफट से सेक्शन चाहिए मुझे। सेक्शन नंबर बताओ, बिल्कुल सही जवाब, सेक्शन नंबर 24, सेक्शन नंबर 24। वेरी गुड बेटा, अच्छी बात है, आपको सेक्शन नंबर याद होने भी चाहिए बेटा। तो यहां पर करेक्ट आंसर है बेटा फॉल्स। ये बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि ये बोल रहा है रजिस्ट्रेशन नीड नॉट रिक्वायर, ये कह रहा है रजिस्ट्रेशन रिक्वायर करने की जरूरत नहीं है, जबकि हम अच्छे से जानते हैं बेटा नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन हो चाहे कैजुअल टैक्सेबल पर्सन हो, यानी कि बेटा एनआरटीपी हो, बोलो बोलो, चाहे सीटीपी हो, बेटा दोनों ही केसेस के अंदर, दोनों ही केसेस के अंदर मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन करा के चलना पड़ता है। बोलो क्या करना पड़ता है? मैंडेटरी रजिस्ट्रेशन कराकर आपको चलना पड़ता है। अगला सवाल आप सभी के सामने आ रहा है बेटा, द लीगल हायर ऑफ अ रजिस्टर्ड पर्सन। सेक्शन नंबर याद करो बेटा, सेक्शन नंबर याद करो। लीगल हायर की बात कहां हुई थी? एक लीगल हायर बेटा रजिस्टर्ड पर्सन का अपना उसका रजिस्ट्रेशन कैंसिल करवा सकता है। लीगल हायर कब करवाता है बेटा? इन द केस ऑफ डेथ ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन। क्या बोला मैंने? इन द केस ऑफ डेथ ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन। ईपीएस वाले लेक्चर में पढ़ाया था, तब भी बताया था, वर्कबुक वाले लेक्चर में पढ़ाया था, तब भी बताया था, और आज एक बार फिर आप सभी को बता रहा हूं मेरे दोस्तों कि सेक्शन होता है 29, सेक्शन होता है 29 बेटा, कैंसिलिएशन ऑफ रजिस्ट्रेशन। जब मैंने आपको बताया था, डायग्राम बनाकर बताया था कि इन केस ऑफ डेथ ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन बेटा, इन केस ऑफ डेथ ऑफ रजिस्टर्ड पर्सन लीगल हायर क्या करके चल सकता है? लीगल हायर बेटा वहां पर रजिस्ट्रेशन कराकर चल सकता है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा यहां पर आपका ट्रू, यानी कि ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि बेटा क्वेश्चन भी यही बात बोल रहा है, इसलिए स्टेटमेंट ट्रू है। अ बिल ऑफ सप्लाई बी इशूड बाय द सप्लायर नॉट रिक्वायर्ड टू मेंशन HSN कोड और अकाउंटिंग कोड्स फॉर सर्विसेज, यानी SAC कोड, यानी बेटा अकाउंटिंग सर्विसेज के लिए जो कोड होता है उसको अपन SAC बोलते हैं। गुड्स के लिए जो होता है उसको अपन HSN बोलते हैं, हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर, और सर्विस अकाउंटिंग कोड मेंशन करने की जरूरत नहीं है, नॉट रिक्वायर। अगर आप बिल ऑफ सप्लाई इशू करो बेटा, ऐसा कहां लिखा है बताओ मुझे, ऐसा कहां लिखा है कि अगर बिल ऑफ सप्लाई इशू करेंगे, अगर बिल ऑफ सप्लाई इशू करेंगे तो साहब ऐसा कहां लिखा है कि मुझे HSN और SAC इशू करने की जरूरत नहीं है? कहां लिखा है बताओ मुझे बेटा, ऐसा कहीं पर भी नहीं लिखा हुआ। दिस स्टेटमेंट इज ऑल टुगेदर फॉल्स। द करेक्ट ऑप्शन इज योर ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल बेटा आप सभी के सामने एक बार फिर, सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर GST टू बी जनरेटेड इन फॉर्म नंबर REG06। पिछली बार मैंने बोला था कमेंट करके बताना फॉर्म नंबर कौन सा है, इस बार वही क्वेश्चन बनकर आ गया बेटा, बिल्कुल करेक्ट जवाब है ये आपका ट्रू। REG01 में अप्लाई करते हैं बेटा, और REG06 में सर्टिफिकेट देती है गवर्नमेंट, हमको सर्टिफिकेट देती है। REG06 में क्या बोलता है? सर्टिफिकेट मिलता है। REG01 में क्या करना पड़ता है बताओ बेटा? REG01 में अप्लाई करते हैं, और REG06 में बोलो क्या मिलता है? रजिस्ट्रेशन मिलता है। पक्का पक्का सर। GST इज अ डेस्टिनेशन बेस्ड कंजम्पशन टैक्स। ये क्वेश्चन बेटा मैं आपको ऑलरेडी करा चुका हूं, 2 से 3 बार करा चुका हूं। इसका आंसर आएगा डेस्टिनेशन। बेटा ये लगभग सारे क्वेश्चन यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहे हैं? रिपीट हो रहे हैं। ये सारे क्वेश्चन हम ऑलरेडी पिछले लेक्चर्स के अंदर जाकर क्या कर आ चुके हैं, ऑलरेडी बेटा डेल्ट विद कर चुके हैं, ऑलरेडी रिवाइज कर चुके हैं, समझ चुके हैं, उन्हीं क्वेश्चंस को यहाँ पर कॉपी पेस्ट करा है। तो आपने अभी तक बेटा अगर पिछले लेक्चर्स नहीं देखे हैं, पिछले वाले, कौन से पिछले वाले, जो सीरीज मैंने पूरी की पूरी डाल रखी है आपके लिए बेटा, जहां पर मैंने पूरे के पूरे 5 सेट करवा दिए और ये 6th सेट अपलोड हो रहा है, वो सीरीज आप देखिए। उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस बेटा ये जो यहाँ पर आ रहे हैं हम ऑलरेडी डिस्कस करके आ चुके हैं, इन डिटेल मैंने वहां पर आपको बहुत अच्छे से समझा रखे हैं। द सेल डॉक्यूमेंट टू बी जनरेटेड बाय सप्लायर इन केस ऑफ एग्जेम्प्टेड सप्लाई। बेटा अभी अभी ऊपर आया था, कोई भी सेल डॉक्यूमेंट अगर आप एग्जेम्प्टेड सप्लाई के रिस्पेक्ट में बनाते हो, किस सप्लाई के रिस्पेक्ट में बोलो बेटा? एग्जेम्प्टेड सप्लाई के रिस्पेक्ट में बनाते हो, तो आपका सेक्शन एप्लीकेबल होता है, सेक्शन नंबर बताओ कौन सा? 31 अप्लाई होता है, सब सेक्शन आपका 3 अप्लाई होता है, और आंसर निकल कर आता है बिल ऑफ सप्लाई। आंसर निकल कर आता है बेटा आपका बिल ऑफ सप्लाई, यानी कि ऑप्शन नंबर ए विल गोना बी योर करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद बेटा आगे चलते हैं, आ रहा है इन IGST। आई का मतलब क्या होता है? अब मैं नहीं पढ़ाऊंगा साहब, इसका आंसर मैं क्या बताऊं आपको? बताओ बताओ बेटा, इसका आंसर मैं आपको क्या बताऊं कि IGST में आई का मतलब क्या होता है? बेटा इसका आंसर मैं नहीं बताऊंगा, इंटीग्रेटेड। अभी इससे आसान बेटा मैं क्या कर सकता हूं बताओ? What will be gonna easier than this? ओके यस सर, सारे बच्चों को पता होगा बेटा इसका जवाब। तो बच्चों को क्या, इसका जवाब तो बेटा जनरल पब्लिक को भी पता है। अगर आप किसी दुकानदार से जाके पूछोगे, इफ यू गोना आस्क फ्रॉम अ शॉपकीपर दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ IGST, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आई इन IGST, देन ही कैन इवन टेल यू।
ओके, तो शॉपकीपर भी बोलेगा, दुकानदार भी बता देगा, कोई भी बता देगा व्हाट इज द मीनिंग ऑफ आई इन IGST। अगला सवाल है बेटा इन GST, मोबाइल रिचार्ज वाउचर। क्या बोल रहा है? मोबाइल रिचार्ज वाउचर बेटा, मोबाइल रिचार्ज, मोबाइल रिचार्ज, और फिर बोल रहा है वाउचर। बेटा वाउचर के रेस्पेक्ट में कुछ बातें हम जानते हैं, टाइम ऑफ सप्लाई में भी आती है और कुछ बातें हमारे पास में इनवॉइस वाले चैप्टर में भी आती है। मैंने आपको पहले भी बता रखा बेटा, वाउचर गुड्स के लिए भी हो सकता है और वाउचर सर्विसेज के लिए भी हो सकता है। गुड्स के लिए भी हो सकता है, सर्विसेज के लिए भी हो सकता है। अगर हमें एट द टाइम ऑफ इश्यू ऑफ वाउचर, बोलो एट द टाइम ऑफ इश्यू, बेटा मैं दे रहा हूं आपको, तो बेटा जिस वक्त मैं आपको पकड़ा रहा हूं वाउचर, दे रहा हूं, उस वक्त अगर मैंने आपको बता दिया कि ये वाउचर किस चीज में यूज आएगा, गुड्स में यूज आएगा कि सर्विस में यूज आएगा। मैंने आपको वाउचर दिया, बोला जाके मूवी देख लो। मैंने आपको 500 रुपीज का वाउचर दिया, बोला जाके मूवी देख लो। मैंने आपको 500 रुपीज का बेटा एक हल्दीराम का वाउचर दिया और बोला जाके खाना खा लो। आपको होटल का वाउचर दे सकता हूं मैं आपको बेटा, मैंने आपको वाउचर दिया और बोला कि एडिडास का जो भी शूज शूज आपको पसंद आए जाके खरीद लो। शूज गुड्स है, मूवी देखना सर्विस है, रेस्टोरेंट में खाना खाना सर्विस है। तो बेटा मैं जो आपको दे रहा हूं वाउचर, वो एडवांस में बता के दे रहा हूं कि मैं आपको शूज के लिए दे रहा हूं, मर्केंडाइज क्लोथ्स के लिए दे रहा हूं, या मूवी देखने के लिए दे रहा हूं। तो स्टार्टिंग में हमारे पास इस क्वेश्चन के अंदर हमें पता है कि वाउचर किस काम में आएगा बेटा, मोबाइल के रिचार्ज में काम आएगा। यानी कि बेटा यहां गुड्स की नहीं, यहां सर्विस की बात हुई है, यानी मोबाइल रिचार्ज कराना सर्विस है। तो सारे बच्चे मुझे इस क्वेश्चन में बताएंगे कि मोबाइल रिचार्ज का जो वाउचर नजर आ रहा है, ये वाउचर गुड्स के लिए है कि सर्विस के लिए है? बेटा सर्विस के लिए है। और जिस चीज में बेटा, जिस चीज में वाउचर काम आना होता है, वही उस चीज, वही उस वाउचर की क्या बन जाती है? नेचर बन जाती है। अगर वाउचर सर्विस का है तो वाउचर भी सर्विस कहलाएगा, और अगर वाउचर गुड्स का है तो वाउचर भी गुड्स कहलाएगा। यानी कि इन GST मोबाइल रिचार्ज वाउचर आर सर्विस। ओके सर, आगे चलें सर, आगे चलो। मेंबरशिप ऑफ क्लब, हेल्थ एंड फिटनेस सेंटर आर नॉट एलिजिबल बेटा, नॉट एलिजिबल, एलिजिबल नहीं है ITC फॉर ITC। आपको अच्छे से पता है सेक्शन नंबर 17 सब सेक्शन नंबर 5 के अंदर बेटा ये ब्लॉक हो जाता है। अगला सवाल बेटा आप सभी के लिए आ रहा है, विद्या लिमिटेड इज एंगेज्ड इन प्रोवाइडिंग वेरियस सर्विसेज टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। आई होप बेटा कैलसी आप लोग लेकर आए होंगे, बोलो हाँ कि ना? हाँ। तो बेटा एक काम करो, मेरे पास अभी मुझे कैंसिल नजर नहीं आ रहा है, शायद बाहर की तरफ है, स्टूडियो से बाहर है, तो आप एक सेकंड के लिए इंतजार करो, एक सेकंड के लिए मैं फुल स्क्रीन कर देता हूं। मैं अपना कैलसी लेकर आ रहा हूं, तब तक आप क्वेश्चन को क्या करेंगे? रीड करेंगे। हाँ जी दोस्त, आई एम बैक। कैलसी लेकर मैं आ गया, देखो मैंने कहा था ना फटाफट आ जाऊंगा। हियर इज माय कैलसी। चला आगे, चलो आगे। तो क्वेश्चन बोल रहा है, विद्या लिमिटेड इज एंगेज्ड इन प्रोवाइडिंग वेरियस सर्विसेज टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। बेटा सर्विस किसको दी जा रही है? इस टू वर्ड पर फोकस करो, ये टू वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है। ये टू और बाय का खेल है बेटा, ध्यान रखना, टू और बाय इसका खेल है। कौन दे रहा है और किसको दी जा रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। दीज टू वर्ड्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यहां पर लिखा है टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, यानी कि बेटा एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को दी जा रही है। क्या बोला मैंने? ऐसे बेटा, ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है। और एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन कौन कौन से होते हैं मैं आपको फटाफट से बता देता हूं बेटा। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के अंदर आपके पास में कौन कौन से आते हैं? आपका प्री स्कूल से बेटा सीनियर सेकेंडरी तक आता है, बोलो प्री स्कूल टू सीनियर सेकेंडरी, टू सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स, प्री स्कूल टू सीनियर सेकेंडरी स्कूल, कोई दिक्कत नहीं साहब। इसके बाद बेटा आपके पास में आते हैं कॉलेजेस और इंस्टीट्यूशंस। क्या आते हैं बोलो? कॉलेजेस एंड इंस्टीट्यूशंस। और थर्ड नंबर पर आते हैं बेटा अप्रूव्ड वोकेशनल कोर्सेज, इंस्टीट्यूशनल रनिंग, इंस्टीट्यूशंस रनिंग। क्या बोला मैंने? अप्रूव्ड वोकेशनल कोर्सेज, बोलो हाँ कि ना? तो अप्रूव्ड वोकेशनल कोर्सेज बेटा, ये तीन आपको नजर आ रहा होगा। और बेटा इनके द्वारा दी जाने वाली सर्विस, इन तीनों के द्वारा, क्या बोला मैंने? इसके द्वारा, कनेक्ट कर देता हूं मैं, इसके द्वारा, इसके द्वारा और इसके द्वारा दी जाने वाली सर्विसेज किसको? बेटा स्टूडेंट को, फैकल्टी को और स्टाफ को। क्या बोला मैंने? स्टूडेंट, फैकल्टी, स्टाफ, और इसके अलावा बेटा
एक और होती है जिसको हम प्यार से बोलते हैं, बोलो क्या बोलते हैं, रिलेटेड टू एग्जामिनेशन। क्या बोलते हैं, सर्विसेज रिलेटेड टू एग्जामिनेशन, where the consideration is in the form of where the consideration is in the form of entrance fees। बोलो, तो एग्जामिनेशन या एग्जाम रिलेटेड में बोल देता हूं, एग्जाम रिलेटेड। तो बेटा एग्जाम रिलेटेड अगर है जहां पर कंसिडरेशन इज इन द फॉर्म ऑफ क्या है, बोलो, जहां पर बेटा जो कंसिडरेशन आप दे रहे हो इन लोगों को, जो कंसिडरेशन आप इन लोगों को दे रहे हो, वो कंसिडरेशन का फॉर्म क्या है, बोलो, वो कंसिडरेशन का फॉर्म है एंट्रेंस फीस। एंट्रेंस फीस, तो बेटा वो भी यहां पर एग्जेम्प्ट हो जाती है। तो ये पूरा का पूरा कहानी बेटा आपको नोटिफिकेशन नंबर 12/2017 में मिलती है। बोलो कहां मिलती है, 12/2017, नोटिफिकेशन नंबर 12/2017, जहां पर सर्विसेज को क्या कर रखा है बताओ, जहां पर सर्विसेज को एग्जेम्प्ट कर रखा है। और वहीं पर मैंने आपके लिए ये डायग्राम बना दिया मालिक। इस डायग्राम से पूरी की पूरी बेटा समरी हो जाएगी। प्री स्कूल या सीनियर सेकेंडरी स्कूल तक की बात करोगे तो वो भी बेटा आपका अप्रूव्ड है, होता है, यानी कि वो जो एजुकेशन सिस्टम है वो अप्रूव्ड एजुकेशन सिस्टम है लॉ के द्वारा या गवर्नमेंट के द्वारा। दूसरे नंबर पर कॉलेज और इंस्टीट्यूशंस आते हैं बेटा जो अप्रूव्ड है, और तीसरे नंबर पर अप्रूव्ड वोकेशनल कोर्सेज वाले इंस्टीट्यूशंस आते हैं। बात ये नहीं है कि ये दे किसको रहे हैं, जिनको दे रहे हैं वो तो एग्जाम्प्ट है ही बेटा, स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ तो एग्जाम्प्ट है ही। और अगर एग्जाम रिलेटेड सर्विस दे रहे हैं जहां पर कंसिडरेशन कौन सी फीस है बेटा, एंट्रेंस फीस है, तो वो सर्विस भी एग्जाम्प्ट है। लेकिन मुद्दे की बात यह है कि जो इनको दी जा रही है, क्या बोला मैंने बेटा, जो इनको दी जा रही है वो कौन कौन सी सर्विसेज एग्जाम्प्ट है, जो इनको दी जा रही है। तो मैं आपको बड़ी आसानी से बेटा याद करा दूंगा कि अगर स्कूल की बात करेंगे तो तीन बेटा, TCS, मेरे साथ साथ बोलो, TCS एग्जाम। क्या बोला मैंने, TCS एग्जाम। T4 आता है बेटा आपके पास में ट्रांसपोर्टेशन। क्या आता है बोलो, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ बेटा, ट्रांसपोर्टेशन रिलेटेड सर्विस ऑफ स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ। तो ट्रांसपोर्टेशन एग्जाम्प्ट होता है। यहां पर बेटा आपके पास में आता है कैटरिंग इंक्लूडिंग मिड डे मील। कैटरिंग क्या आता है बोलो बेटा, यहां आता है आपके पास में कैटरिंग इंक्लूडिंग मिड डे मील, सिक्योरिटी सर्विस इंक्लूडिंग क्लीनिंग सर्विसेज और हाउस कीपिंग सर्विसेज, सिक्योरिटी इंक्लूडिंग क्लीनिंग एंड हाउस कीपिंग सर्विसेज, और बेटा एग्जामिनेशन रिलेटेड सर्विसेज, एग्जामिनेशन रिलेटेड सर्विसेज। तो मैंने आपको याद करवाया, क्या याद करवाया, TCS एग्जाम। मैंने आपको याद कराया TCS और एग्जाम, TCS एग्जाम आपको याद रखना है, TCS एग्जाम। ये तीनों ही एग्जाम्प्ट है स्कूल के केस में बेटा। अगर प्री स्कूल और सीनियर सेकेंडरी स्कूल की बात करूंगा बेटा, प्री स्कूल या सीनियर सेकेंडरी स्कूल बेटा अगर इसकी बात करूंगा तो इसको दी जाने वाली ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस एग्जाम, कैटरिंग की सर्विस इंक्लूडिंग मिड डे मील एग्जाम, सिक्योरिटी की सर्विस, क्लीनिंग की सर्विस और हाउस कीपिंग की सर्विस एग्जाम, और इसके अलावा बेटा एग्जामिनेशन से रिलेटेड अगर कोई सर्विस है। जैसे कि बेटा एक एग्जाम्पल देता हूं आपको कि अगर स्कूल ने किसी भी टीचर को बेटा ऑनोनोरियम दिया है, ऑनोनोरियम दिया है पेपर सेटिंग के लिए, पेपर को सेट कराने के लिए बेटा, एग्जामिनेशन पेपर। अगर कोई टीचर एग्जामिनेशन पेपर बनाकर स्कूल को देता है और स्कूल उसके बदले में पैसे देता है, उसके ऊपर GST नहीं लगेगा, ये सर्विस यहां पर एग्जाम्प्ट हो जाती है। अगर कोई भी बेटा कॉर्पोरेट बॉडी, कॉर्पोरेट हो या कोई भी हो, अगर वो ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड सर्विस स्कूल को देती है, मतलब बसें लगवाती है जिसके अंदर बच्चों को घर से लाया जाता है और ले जाया जाता है घर पर वापस, वो भी बेटा यहां पर एग्जाम्प्ट हो जाएगी। कैटरिंग से रिलेटेड, सिक्योरिटी से रिलेटेड सर्विस अगर स्कूल को दी जाती है तो एग्जाम्प्ट हो जाती है। सिर्फ स्कूल की बात करिए बेटा। अब अगर मैं इस सेकंड येलो एरो की बात करूंगा, और वो किसको डिनोट करता है बेटा, वो बात करता है कॉलेज और इंस्टीट्यूशंस की। बोलो, डिग्री, कॉलेज डिग्री की बात करता है, इंस्टीट्यूशंस की बात करता है। तो यहां पर मेरे मालिक आपके पास सिर्फ दो ही चीजें एग्जाम्प्ट होती है, और वो होता है बेटा आपका, एक तो एग्जामिनेशन रिलेटेड सर्विसेज, एक तो आपकी एग्जामिनेशन रिलेटेड सर्विसेज, और दूसरी होती है बेटा आपका ऑनलाइन एजुकेशनल पीरियोडिकल्स। क्या बोला मैंने, ऑनलाइन एजुकेशनल पीरियोडिकल्स, यानी मेरे मालिक जनरल्स, मैगजीन्स। तो जो जनरल्स, जो मैगजीन्स ये इंस्टीट्यूट खरीदता है, उसके ऊपर लगने वाला भी GST एग्जेम्प्ट हो जाएगा। यानी ऑनलाइन अगर किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ने, कौन सा वाला एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन बेटा, कॉलेज और इंस्टीट्यूशंस। तो बेटा अगर कोई कॉलेज इंस्टीट्यूशन है, अप्रूव्ड डिग्री कोर्स करा रहे हैं, अप्रूव्ड डिग्री कोर्स करा रहे हैं कोई भी कॉलेज इंस्टीट्यूशन, अगर वो एग्जामिनेशन से रिलेटेड सर्विस या फिर ऑनलाइन पीरियोडिकल की सर्विस लेते हैं तो वो एग्जाम्प्ट हो जाएगी। मुझे बताओ स्कूल के केस में बेटा, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, स्कूल के केस में क्या ऑनलाइन पीरियोडिकल की, ऑनलाइन पीरियोडिकल जो सर्विस आप ले रहे हो, जैसे कि जनरल ले रहे हो, मैगजीन ले रहे हो, स्कूल वाला ले रहा है, तो एग्जाम्प्ट होगी क्या? बताओ मुझे, सारे बच्चे बताओ बेटा। मैं आवाज आप तक, आपकी आवाज मेरे तक डेफिनेटली पहुंचेगी। दिल से बताओ आंसर। बिल्कुल सही जवाब बेटा, टैक्सेबल हो जाएगा, एग्जाम्प्ट नहीं होगा। अगर ये वाला बेटा, ये ऑनलाइन एजुकेशनल पीरियोडिकल्स
अगर कौन ले रहा है, अगर स्कूल ले रहा है, स्कूल, तो टैक्सेबल होगा कि एग्जेम्प्ट? टैक्सेबल, क्योंकि बेटा मैंने इस एरो के नीचे नहीं लिखा, देखो इस येलो एरो के नीचे मैंने क्या लिखा है, ऑनलाइन पीरियोडिकल लिखा है क्या कहीं, यहां पर खाली जगह में कहीं लिखा है? नहीं लिखा है, क्योंकि यहां पर सिर्फ टीसीएस एग्जाम ही एग्जाम्प्ट होता है, इसके अलावा एग्जाम्प्ट कुछ भी नहीं होता। तो कोई दूसरी सर्विस अगर ये लेगा बेटा, कोई दूसरी सर्विस, तो वो टैक्सेबल होगी। स्कूल की बात कर रहा हूं, लेकिन कॉलेज की बात करेंगे, अप्रूव्ड डिग्री कोर्स की बात करेंगे, तो वहां पर बेटा आपके पास ट्रांसपोर्टेशन भी टैक्सेबल हो जाएगी। यहां पर अगर ट्रांसपोर्टेशन लोगे बेटा तो वो टैक्सेबल हो जाएगी, कैटरिंग लोगे टैक्सेबल हो जाएगी, सिक्योरिटी लोगे टैक्सेबल हो जाएगी। कॉलेज वाले को ना सिक्योरिटी पे एग्जाम्शन है ना हाउसकीपिंग पे एग्जाम्शन है, कॉलेज वाले को कैटरिंग पे भी एग्जाम्शन नहीं है, कॉलेज वाले को बेटा ट्रांसपोर्टेशन पर भी एग्जाम्शन नहीं है। उसको सिर्फ और सिर्फ दो ही चीजों पर एग्जाम्शन है, बताओ कितनी चीजों पर? दो चीजों पर। दो चीजें कौन सी है बेटा? एक तो एग्जामिनेशन और दूसरी ऑनलाइन एजुकेशनल पीरियोडिकल। जबकि यहां पर 1, 2, 3 और 4 एग्जाम्शन मिलती है। और मजे की बात बेटा, वोकेशनल अप्रूव्ड वोकेशनल कोर्सेज वालों को तो सिर्फ और सिर्फ एक ही एग्जामिशन मिलती है, और वो है एग्जामिनेशन की। बस सिर्फ और सिर्फ किसकी बोलो? सिर्फ और सिर्फ एग्जामिनेशन की, इसके अलावा कुछ भी नहीं मिलता। सिर्फ एग्जामिनेशन की सर्विस ही एग्जाम्प्ट होती है। ये रहा बेटा आप सभी के सामने एक शानदार चार्ट, और इस चार्ट के थ्रू मैंने आपकी पूरी की पूरी बेटा एग्जामिनेशन की कहानी सुना दी, कॉलेज एजुकेशनल सर्विसेज के रेस्पेक्ट में, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के रेस्पेक्ट में। यही आपके 12/2017 का सार और निचोड़ निकाल के मैंने आपको इस चार्ट के अंदर दे दिया कि दी जाने वाली और इनके द्वारा दी जाने वाली और इनके द्वारा ली जाने वाली दोनों सर्विसेज की बेटा मैंने समरी कर दी। यानी अगर स्टूडेंट, फैकल्टी, स्टाफ या फिर एग्जाम रिलेटेड सर्विस वेयर द कंसिडरेशन इज इन द फॉर्म ऑफ एंट्रेंस फीस, तो ये एग्जाम हो जाएगा देने पर। और लेने पर, स्कूल है तो टीसीएस एग्जाम, कॉलेज है तो एग्जामिनेशन और ऑनलाइन एजुकेशनल पीरियोडिकल्स, और बेटा अगर वोकेशनल कोर्स वाली बात हो रही है तो सिर्फ और सिर्फ एग्जामिनेशन सर्विस ही एग्जाम्प्ट होकर चलेगी। बोलो हाँ के ना? हाँ सर। तो बेटा अब आते हैं हमारे क्वेश्चन पर, और पूरे क्वेश्चन को अब इतनी आसानी से सॉल्व करेंगे, इतनी इजीली सॉल्व करेंगे कि आपको कोई प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। दैट्स माय गारंटी टू यू, दैट्स माय गारंटी बेटा। आ जाओ फटाफट से फर्स्ट पॉइंट पढ़ें। हाँ सर फर्स्ट पॉइंट पढ़ते हैं। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी टू हायर सेकेंडरी स्कूल। फटाफट से बताओ बेटा, कहीं पर रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी लिखा है क्या मेरे इस चार्ट के अंदर? कहीं पर भी, यहां पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कहीं पर भी लिखा है रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी? एग्जाम्प्ट नहीं होगा बेटा, ये टैक्सेबल होगा। रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी टू कमर्शियल कोचिंग सेंटर, बेटा कमर्शियल कोचिंग सेंटर तो मैंने कहीं लिखा ही नहीं था, तो ये तो 100% टैक्सेबल होगा। कमर्शियल कोचिंग सेंटर तो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन में आता ही नहीं है बेटा, ना आपका यहां आएगा, ना यहां आएगा, और ना यहां आएगा। तीनों में ही मैंने कहीं पर भी कमर्शियल कोचिंग इंस्टीट्यूट की बात नहीं करी है। कमर्शियल कोचिंग इंस्टीट्यूट जैसे मैं आपको पढ़ा रहा हूं बेटा, ये कमर्शियल कोचिंग इंस्टीट्यूट है। मैं कोई अप्रूव्ड, गवर्नमेंट से अप्रूव्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन नहीं हूं, मैं सिर्फ आपको प्राइवेट और कमर्शियल कोचिंग देता हूं बेटा, ठीक है? हाँ सर। उसके बाद में ट्रांसपोर्टेशन सर्विस प्रोवाइडेड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस रनिंग अप्रूव्ड वोकेशनल कोर्सेज, बेटा अप्रूव्ड वोकेशनल कोर्स। अब मुझे बताओ, अप्रूव्ड वोकेशनल कोर्स वाले में ट्रांसपोर्टेशन था क्या कहीं? यहां पर बेटा कहीं ट्रांसपोर्टेशन था क्या? केवल और केवल क्या था? एग्जामिनेशन। केवल और केवल क्या था? एग्जामिनेशन। कहीं पर भी यहां पर किसकी बात नहीं हो रही? बताओ बेटा, यहां पर कहीं पर भी बात नहीं हो रही आपके ट्रांसपोर्टेशन की, तो ये भी बेटा आपके पास क्या हो जाएगा बताओ? टैक्सेबल हो जाएगा। इट विल आल्सो गोना बी टैक्सेबल। तो नेक्स्ट इज आउटडोर कैटरिंग प्रोवाइडेड टू एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस रनिंग अप्रूव्ड वोकेशनल कोर्स। बेटा फिर से अप्रूव्ड वोकेशनल कोर्स, ये भी टैक्सेबल हो जाएगा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ कैटरिंग एग्जाम्प्ट होगी तो कहां होगी? स्कूल के केस में बेटा, स्कूल के केस में एग्जाम्प्ट होगी, अदरवाइज एग्जाम्प्ट नहीं होगी। पक्का सर? पक्का। उसके बाद में आता है बेटा सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइडेड टू प्री नर्सरी स्कूल। क्या बोला? प्री नर्सरी स्कूल को सिक्योरिटी सर्विस प्रोवाइड की, बेटा ये एग्जाम्प्ट हो जाएगी, इस पर टैक्स नहीं लगेगा, ये टैक्स नहीं लगेगा, ये एग्जाम्प्ट हो जाएगी। आप अच्छे से जानते हो, प्री स्कूल के केस में मैंने सिक्योरिटी सर्विस बताई थी। प्री स्कूल के केस में बेटा ये रहा थर्ड नंबर पॉइंट, सिक्योरिटी सर्विस अगर लेंगे तो एग्जाम्प्ट हो जाएगी, मैंने ऑलरेडी बता रखा है। हाउस कीपिंग एंड क्लीनिंग सर्विसेज रिकॉग्नाइज्ड ग्रेजुएशन डिग्री। बेटा कॉलेज की बात हो रही है, कॉलेज को क्या हम हाउसकीपिंग सर्विस दे सकते हैं? नहीं दे सकते सर। क्या हो जाएगा? टैक्सेबल हो जाएगा। कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ ICMAI, बेटा ICMAI, ICAI और ICSI तीनों ही बेटा अप्रूव्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की डेफिनेशन में आते हैं, और एग्जामिनेशन रिलेटेड सर्विस अगर इनको दी जाएगी, कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ ICMAI, जहां पर ICMAI आपसे बेटा एंट्रेंस फीस लेता है क्या? बोलो, एंट्रेंस फीस लेता है क्या? बेटा एंट्रेंस फीस नहीं, वो एग्जामिनेशन फीस होती है।
एंट्रेंस फीस नहीं होती, वो एग्जामिनेशन फीस होती है, इसलिए बेटा उसके ऊपर जीएसटी लगेगा। क्या बात कर रहे हो सर? हाँ लगेगा बेटा। मैंने यहां पर क्या लिखा था, ध्यान से पढ़ना। मैंने यहां लिखा था कि अगर इन इंस्टीट्यूशन में से कोई भी इंस्टीट्यूशन एग्जाम से रिलेटेड सर्विस देता है, लेकिन उस सर्विस के अगेंस्ट कंसिडरेशन बेटा एंट्रेंस फीस होनी चाहिए। एंट्रेंस फीस, एंट्रेंस फीस, ध्यान देना शब्दों पर, बहुत बड़े शब्द है बेटा, कंफ्यूज मत होना। ध्यान से सुनो किसकी बात कर रहा हूं बेटा, बहुत ध्यान से सुनो। एंट्रेंस फीस, ओ एक सेकेंड बेटा, ध्यान से सुनना। एंट्रेंस फीस की बात कर रहा हूं, इधर आओ। एंट्रेंस फीस, एंट्रेंस फीस का क्या मतलब होता है? जब बेटा एडमिशन होता है तो एंट्रेंस फीस की बात होती है। कभी भी ध्यान रखना, एग्जामिनेशन के अंदर एंट्रेंस फीस नहीं होती, एग्जाम फीस होती है। तो अगर एग्जाम हो रहा है और आप एंट्रेंस फीस दे रहे हो, यानी एग्जाम में एंटर करने की बेटा, जैसे मैं आपको बताता हूं एंट्रेंस फीस एग्जाम में कब होती है। जब आप बेटा, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, जब आप सीए फाउंडेशन के लिए रजिस्ट्रेशन कराते हो, जब आप आईआईटी का जो एंट्रेंस एग्जाम होता है उसके लिए बेटा वहां पर एंट्रेंस फीस होती है। और बताता हूं मैं आपको बेटा, मेडिकल में आपको ध्यान हो तो जो आपका एग्जाम होता है नीट का, नीट का एग्जाम, नेशनल एंट्रेंस टेस्ट, वहां पर जो देते हो बेटा वो एंट्रेंस फीस देते हो। तो जहां पर भी आप एंट्रेंस फीस देते हो बेटा, वेयर द कंसिडरेशन इज इन द फॉर्म ऑफ एंट्रेंस फीस, वहां पर जीएसटी नहीं लगता बेटा, वो एग्जेम्प्ट हो जाता है। अगर किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन के द्वारा वो सर्विस दी जा रही है तो वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, जीएसटी लेवी नहीं होगा। लेकिन हमारे केस में बेटा आईसीएमएआई या आईसीएआई या आईसीएसआई अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन तो है, अप्रूव्ड इंस्टीट्यूशन तो है, अप्रूव्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन तो है, वहां कोई दिक्कत नहीं है बेटा, अप्रूव्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है। लेकिन जो सर्विस वो दे रहा है, लेकिन वो सर्विस जो दे रहा है बेटा, उसके अगेंस्ट आप उसको एग्जामिनेशन फीस दे रहे हो, ना कि एंट्रेंस फीस दे रहे हो। और क्योंकि बेटा यहां पर कंसिडरेशन एंट्रेंस फीस के रूप में, के फॉर्म में नहीं है, इसीलिए क्या होगा आप बताओ बेटा, इसीलिए इस पर जीएसटी लेवी होगा बेटा। आई होप इस चार्ट से बाहर कुछ भी नहीं आएगा, मैं बता रहा हूं आपको। आई होप बेटा आपको समझ में आ रहा होगा मेरी बात को, लॉजिक को पकड़ना। अगर कोई भी प्रॉब्लम हो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, आपकी क्वेरी सॉल्व करने की पूरी कोशिश बेटा की जाएगी। प्लेसमेंट सर्विसेज प्रोवाइडेड टू आईसीएसआई, बेटा प्लेसमेंट सर्विस की मैंने कहीं बात नहीं कर रखी, जीएसटी लगेगा। और ट्रेनिंग ऑफ स्टाफ ऑफ हायर सेकेंडरी स्कूल, बेटा मैंने ट्रेनिंग से रिलेटेड सर्विसेज की भी कहीं बात नहीं कर रखी, यानी कि ट्रेनिंग सर्विस होगी तो वो भी बेटा यहाँ पर टैक्सेबल हो जाएगी, तो ये भी टैक्सेबल होगा। पहला सवाल आप सभी के सामने आ रहा है, योर फर्स्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू गाइज, स्टेट वेदर सर्विस प्रोवाइडेड फॉर conducting ICMAI examination shall be included in a taxable value of supply? The answer is yes बेटा। अभी मैंने आपको पूरे लॉजिक के साथ समझाया था, आंसर यस है, क्योंकि यहां पर कंसिडरेशन में बेटा एग्जाम फीस आती है, एंट्रेंस फीस नहीं आती है, इसलिए एग्जाम्प्ट है। अगला सवाल बेटा, स्टेट वेदर सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइडेड टू प्री नर्सरी स्कूल, ये बेटा एग्जाम्प्ट हो जाएगा, टैक्सेबल वैल्यू में आएगा क्या? नहीं आएगा बेटा, आंसर हो जाएगा नो। अगला सवाल, स्टेट वेदर रिसिप्ट ऑन अकाउंट ऑफ ट्रेनिंग ऑफ स्टाफ ऑफ हायर सेकेंडरी बेटा स्कूल, तो ये भी मैंने आपको समझाया था, ये क्या टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई में आएगा? द आंसर इज यस, इट विल इंक्रीज द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई। उसके बाद में आ रहा है बेटा आपके पास में अगला सवाल, व्हाट विल बी दी टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई। बेटा अब इसने टोटल अमाउंट पूछ लिया, यहां पर मुझे कैलकुलेटर की जरूरत पड़ेगी। तो बेटा आंसर देखना आप, 12 लाख रुपीज, 2 लाख रुपीज, 5 लाख रुपीज, 1,25,000 रुपीज और 7 लाख रुपीज, और मेरे दोस्त तीनों के तीनों आ जाएंगे बेटा नीचे के 10 लाख और 15 लाख, 25 लाख रुपीज, एंड फाइनली बेटा 1 लाख रुपीज यहाँ पर इंक्लूड हो जाएगा, यानी कि 53,25,000 बेटा मेरे पास में आंसर आ रहा है। 53,25,000, देखते हैं करेक्ट आंसर होता है कि नहीं होता है। 53,25,000, तो बेटा 53,25,000 मुझे कहीं पर भी नजर नहीं आ रहा ऑप्शंस के अंदर। यहाँ पर 55-25 है बेटा, 50-25 है, 48-25 है। मैं ज्यादा से ज्यादा बेटा एक बार और यहाँ पर चेक कर सकता हूं आपके लिए, और कुछ नहीं कर सकता। अगर ऑप्शन नहीं है तो नन ऑफ दीज ही करना पड़ेगा। तो यहाँ पर 12 लाख है, लॉजिकली बेटा ये करेक्ट है, जो मैंने आपको समझाया 100% हो सकता है आंसर इसका इनकरेक्ट दे रखा हो आपको। 12 लाख रुपीज, 2 लाख रुपीज, 5 लाख रुपीज, 1,25,000 रुपीज, 7 लाख रुपीज बेटा, 10 और 15, 25 लाख रुपीज, एंड फाइनली 1 लाख रुपीज।
करेक्ट आंसर आ रहा है बेटा 53,25,000 रुपीज, और वो ऑप्शन में आपको कहीं भी नजर नहीं आ रहा। 53,25,000 रुपीज, तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा बेटा नन ऑफ दीज। मैं फिर बोल रहा हूं, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका नन ऑफ दीज। बोलो हाँ के ना? हाँ सर, करेक्ट आंसर होगा बेटा नन ऑफ दीज। आप चाहो तो 12/2017 में जाओ और बेटा आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन वाली एंट्री पढ़ सकते हो पूरी की पूरी। अगर एक भी चीज जो मैंने आपको समझाई है इधर से उधर मिल जाए बेटा, पढ़ाना छोड़ दूंगा मैं। अगर इस डायग्राम के बाहर उस एंट्री के अंदर कुछ भी मिल जाएगा तो मैं पढ़ाना छोड़ दूंगा, ये गारंटी मैं आपको देता हूं। इसके बाहर कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये बेटा मैं पहली बार नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं सीए इंटर को बहुत बार पढ़ा चुका हूं। मुझे नहीं पता यहाँ पर आंसर क्यों नहीं आ रहा ए बी सी में से, और क्योंकि एबीसी में से नहीं आ रहा बेटा तो इसलिए मेरे को यहाँ पर नन ऑफ दीज ही करना पड़ेगा। कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम है, कुछ ना कुछ या तो इनकरेक्ट प्रिंट हुआ है यहाँ पर। ये 55 बेटा हो सकता है 53 की जगह 55 प्रिंट हो गया हो, बट फॉर द टाइम बीइंग आई कैन नॉट से एनीथिंग, दैट्स व्हाई आई हैव टू सेलेक्ट द ऑप्शन नंबर डी। आगे चलते हैं बेटा। क्वेश्चन नंबर 2 फाइनली बेटा आप सभी के सामने आ रहा है। एक सेकंड के लिए मैं एक काम करता हूं बेटा, आपके लिए फुल स्क्रीन कर देता हूं इसको, ताकि आप इस डायग्राम को नोट कर लो, ठीक है? हाँ सर, तो फुल स्क्रीन है बेटा आप सभी के सामने। फटाफट से इस डायग्राम का आप स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसे आप अपनी कॉपी में नोट कर लो। हाँ जी दोस्त, ले लिया स्क्रीनशॉट? हाँ सर, स्क्रीनशॉट ले लिया। मैं वापस आ जाऊं? हाँ सर, आप वापस आ जाओ। चलो बेटा मैं आ गया फटाफट से, आई एम बैक। और अब अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है बेटा, मिस्टर साहू लोकेटेड एट भुवनेश्वर प्रोवाइड HR ट्रेनिंग एट भुवनेश्वर टू द फॉलोइंग कंपनी। बेटा साहू लोकेटेड भुवनेश्वर में है और HR ट्रेनिंग वो दे रहा है भुवनेश्वर में ही दे रहा है फॉलोइंग कंपनी को। मैसर्स गुड होप लिमिटेड, मतलब कि ट्रेनिंग कहाँ दी जा रही है, ट्रेनिंग की लोकेशन है भुवनेश्वर और जो दे रहा है उसकी भी लोकेशन है भुवनेश्वर। मेरी बात को ध्यान से सुनना मेरे प्यारे बच्चों, जो ट्रेनिंग दे रहा है वो भी भुवनेश्वर में है और जो ट्रेनिंग दी जा रही है उसकी लोकेशन भी भुवनेश्वर ही है। लेकिन दी किसको जा रही है, मेन पॉइंट की बात यह है बेटा। मैसर्स गुड होप लिमिटेड रजिस्टर्ड एट पटना, रजिस्टर्ड एट पटना, रजिस्टर्ड एट पटना, रजिस्टर्ड एट पटना। जिस कंपनी को दी जा रही है वो रजिस्टर्ड कंपनी है, लिमिटेड कंपनी है और पटना में रजिस्टर्ड है। हु इज ऑल्सो रजिस्टर्ड फॉर जीएसटी, और वो जीएसटी के लिए भी रजिस्टर्ड है। कहाँ रजिस्टर्ड है? पटना में रजिस्टर्ड है। और आप जानते हो बेटा, अच्छे से जानते हो, प्लेस ऑफ सप्लाई की अगर मैं यहाँ पर बात करूंगा तो सेक्शन नंबर 12 एप्लीकेबल होगा आईजीएसटी एक्ट का। और बेटा 12 के अंदर जो टेक्निक है वो आपको पता ही है, रिप बोलो क्या होती है, टैग बोलो क्या होती है, पोस्ट, और बोलो क्या होती है, बिया। जिसके अंदर आप अच्छे से जानते हो बेटा सब सेक्शन नंबर 2, सब सेक्शन नंबर 3, सब सेक्शन नंबर 4 और सब सेक्शन नंबर 5। बोलो और सब सेक्शन नंबर 5। सब सेक्शन नंबर 5 की बात होती है और वो होता है ट्रेनिंग रिलेटेड सर्विस। और ट्रेनिंग रिलेटेड सर्विस में कितनी चीजें होती है बेटा? 2 चीजें होती हैं। B2B होता है और B2C होता है, यानी रजिस्टर्ड पर्सन टू रजिस्टर्ड पर्सन और रजिस्टर्ड पर्सन टू अनरजिस्टर्ड पर्सन। B2B, अगर बेटा रजिस्टर्ड पर्सन टू रजिस्टर्ड पर्सन बन रहा है तो मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनना बेटा, वहां पर लोकेशन ऑफ रेसिपिएंट डेस्टिनेशन निकल कर आती है, प्लेस ऑफ सप्लाई निकल कर आती है। किसकी लोकेशन? रेसिपिएंट की लोकेशन। और अगर अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन है, अदर देन रजिस्टर्ड पर्सन है यानी कि कंज्यूमर है बेटा, अनरजिस्टर्ड पर्सन है, तो वहां पर बेटा आपके पास लोकेशन वेयर दी ट्रेनिंग इज परफॉर्म्ड, लोकेशन वेयर दी ट्रेनिंग इज परफॉर्म्ड यानी कि लोकेशन ऑफ ट्रेनिंग निकल कर आती है, लोकेशन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस, लोकेशन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस निकल कर आती है। बोलो हाँ के ना? हाँ सर। आई होप बेटा ये बिल्कुल आपको क्लियर हो गया होगा, जो मैंने समझाने की कोशिश करी ये आपको यहाँ पर क्लियर हो गया होगा। तो बेटा अपने केस में पहला जो केस है वहां पर रजिस्टर्ड है जीएसटी के अंदर, कहां पर? पटना के अंदर। तो बेटा क्योंकि पटना में रजिस्टर्ड है तो प्लेस ऑफ सप्लाई आपका क्या निकल जाएगा? पटना निकल जाएगा। देने वाला भुवनेश्वर में है, लेने वाला पटना में है, इंटर स्टेट सप्लाई हो जाएगी। तो बेटा पटना का आईजीएसटी यहां पर लगकर चलेगा। और मैंने आपको पहले ही बताया था बेटा, आईजीएसटी ना पटना का होगा, आईजीएसटी ना बिहार का होगा, आईजीएसटी आईजीएसटी होगा। आईजीएसटी आईजीएसटी होता है। कभी भी आईजीएसटी बेटा किसी स्टेट का नहीं होता। यू ऑल्सो वेरी वेल नो इट कि आईजीएसटी स्टेट वाइज नहीं होता बेटा। सीजीएसटी एसजीएसटी जो होता है ना, उसमें एसजीएसटी स्टेट का होता है, सीजीएसटी सेंट्रल का होता है और आईजीएसटी भी सेंट्रल का होता है। तो आईजीएसटी के आगे स्टेट लिखने की जरूरत नहीं है। मुझे नहीं पता उड़ीसा क्यों लिख रखा है, ये क्यों लिख रखा है, इनकरेक्ट तरीके से बेटा यहाँ पर इन्होंने लिख रखा है। करेक्ट आंसर आएगा आपका आईजीएसटी। आप देख सकते हो जो भी ऑप्शन करेक्ट है वही करेक्ट है बेटा, लेकिन करेक्ट आंसर है आईजीएसटी। अगला सवाल है बेटा, वही सवाल है, उसी का दूसरा पार्ट बेटा मैं यहाँ पर रीड कर रहा हूँ। मैसर्स सनी लिमिटेड लोकेटेड एट आसाम
हु इज नॉट रजिस्टर्ड। बेटा रजिस्टर्ड नहीं है, मेरी बात को ध्यान से सुनना, क्या बोला मैंने बोला कि वो रजिस्टर्ड नहीं है जीएसटी के अंदर। ठीक है, तो सेकंड केस के अंदर जीएसटी लायबिलिटी और प्लेस ऑफ सप्लाई क्या आएगी, बताओ मुझे बेटा। प्लेस ऑफ सप्लाई क्या आएगी, यहां पर प्लेस ऑफ सप्लाई क्या आई थी बेटा, यहां पर प्लेस ऑफ सप्लाई आई थी आपकी पटना, यहां पर प्लेस ऑफ सप्लाई आई थी आपकी पटना। तो यहां पर प्लेस ऑफ सप्लाई और जीएसटी लायबिलिटी दोनों पूछ रहा है, इसलिए यहां पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बेटा ए, क्योंकि वो दो बातें पूछ रहे हैं। ठीक है, तो पटना भी आपकी प्लेस ऑफ सप्लाई है और जीएसटी लायबिलिटी है आईजीएसटी, बोलो हाँ के ना। हाँ सर, क्यों, क्योंकि प्लेस ऑफ सप्लाई तो पटना ही निकला था। और दूसरा सवाल है बेटा, इसके अंदर आपका प्लेस ऑफ सप्लाई जो है वो लोकेशन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस निकल कर आएगी, बोलो क्या निकल कर आएगी, लोकेशन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। पहले केस के अंदर B2B था, दूसरे केस में B2C है, और B2C के केस में लोकेशन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस ही बेटा यहाँ पर निकल कर आती है। इसलिए मैं यहाँ पर करेक्ट जवाब दूंगा आपका भुवनेश्वर, और CGST SGST लगकर चलेगा, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बेटा आपका ऑप्शन नंबर बी। चला अगले क्वेश्चन पर। हाँ सर, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। एक फेमस क्रिकेटर है बेटा मिस्टर एक्स, जो आपको फॉलोइंग डिटेल दे रहा है अक्टूबर टैक्स पीरियड की। किस टैक्स पीरियड की बेटा, अक्टूबर टैक्स पीरियड की दे रहा है। पहली चीज उसने बोली बेटा कि उसको रिसिप्ट हुई है स्पोर्ट्स, कौन सी बेटा, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया। और आप अच्छे से जानते हो कि अगर किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन को स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया से कुछ भी रिसीव होता है बेटा, तो वो एग्जेम्प्ट हो जाता है, बोलो क्या हो जाता है, एग्जेम्प्ट हो जाता है। अगला सवाल बेटा, रिसिप्ट्स फ्रॉम फ्रेंचाइजी ऑफ इंडियन प्रीमियर लीग नॉट अ रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट बॉडी टैक्सेबल होगा। रिसिप्ट्स फ्रॉम एक्टिंग एज ब्रांड एम्बेसडर बेटा, विराट कोहली फिलिप्स कंपनी का क्या है, ब्रांड एम्बेसडर है बेटा। फिलिप्स के ट्रिमर आते हैं, ट्रिमर, फिलिप्स कंपनी के शेविंग इक्विपमेंट्स आते हैं, और आपको अच्छे से पता है कि उसका एडवर्टाइजमेंट, उसका ब्रांड एम्बेसडर कौन है, बोलो विराट कोहली। और विराट कोहली इज अ फेमस क्रिकेटर बेटा, तो उस केस के अंदर यहाँ पर टैक्सेबल होता है, एग्जाम नहीं होता है। और रिसिप्ट्स ऑफ बेटा देखो यहाँ क्या लिखा था, रिसिप्ट्स फ्रॉम, अब लिख रहा है रिसिप्ट्स ऑफ स्पोर्ट ट्रेनिंग अकेडमी टू कोच यंग प्लेयर्स। बेटा इससे मेरे को क्या लेना देना है, किसी स्पोर्ट्स अकेडमी को यंग प्लेयर्स को कोचिंग करने के लिए रिसिप्ट है बेटा। यहाँ पर इनकरेक्ट है, ऑफ को हटा के फ्रॉम करो, ऑफ को हटा के फ्रॉम करो बेटा। इस क्रिकेटर ने किसी स्पोर्ट्स अकेडमी के अंदर बेटा यंग प्लेयर्स को कोचिंग दी थी, और उसके बदले में उस स्पोर्ट्स अकेडमी ने इसको क्या दिया, उस स्पोर्ट्स अकेडमी ने इसको क्या दिया बेटा, कंसीडरेशन दिया। तो क्रिकेटर अंकल ने स्पोर्ट्स अकेडमी को सर्विस दी, स्पोर्ट्स अकेडमी ने क्या दिया, बोलो कंसीडरेशन दिया। और क्रिकेटर अंकल ने जो स्पोर्ट्स अकेडमी को सर्विस दी, वो काहे की सर्विस थी, वो थी बेटा यंग जो प्लेयर्स थे उनको कोचिंग देने की सर्विस। ओके सर, तो बेटा क्या ये टैक्सेबल होगी, जवाब है हाँ ये टैक्सेबल होगी। स्टेट वेदर इन आइटम नंबर 1 मेंशन इंक्लूडेड इन टैक्सेबल सप्लाई, बेटा क्या मैं आइटम 1 को इंक्लूड करूंगा, तो आंसर इज नो, वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एग्जेम्प्ट होता है। अगला जो आ रहा है बेटा आपके पास में सवाल, अगला सवाल जो आपके पास में आ रहा है, वो क्या आ रहा है, वो आ रहा है कि क्या जो आइटम नंबर 2 में है क्या उसे इंक्लूड करेंगे, जो आइटम नंबर 2 में है क्या उसे इंक्लूड करेंगे, हाँ बेटा उसे इंक्लूड करेंगे, वो टैक्सेबल होगा। क्या जो आइटम नंबर 3 में है उसे भी इंक्लूड करेंगे, हाँ बेटा उसे भी इंक्लूड करेंगे, वो भी टैक्सेबल होगा। आप अच्छे से जानते हो बेटा आइटम नंबर 3 वाला भी टैक्सेबल होगा, ब्रांड एम्बेसडर की बात कर रहा है। क्या जो आइटम नंबर 4 में है उसे भी इंक्लूड करेंगे, बेटा क्यों नहीं इंक्लूड करेंगे, द आंसर होगा बेटा यस, उसे भी इंक्लूड करेंगे, ऑप्शन नंबर ए। क्योंकि बेटा कोई स्पोर्ट्स अकेडमी, ट्रेनिंग अकेडमी कौन सी है उसका नाम नहीं दे रखा, प्राइवेट माना जाएगा, वो भी इंक्लूड यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, हाँ सर, इसी के साथ ये बेटा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगला सवाल आ रहा है बेटा, चैतन्य प्राइवेट लिमिटेड हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स रिलेटिंग टू गुड्स। सारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे मुझे आपको ये लेक्चर कैसा लग रहा है। अभी के अभी मैं आगे नहीं पढ़ाऊंगा, मैं आगे आप लोगों को नहीं पढ़ा रहा जब तक कि आप मुझे चैट बॉक्स के अंदर कमेंट करके नहीं बताओगे। जितने भी बच्चे देख रहे हैं सबको चैट बॉक्स में कमेंट करके बताना है ये लेक्चर आपको कैसा लगा, बताओ, कमेंट करो फटाफट से। चलो फटाफट से चैट बॉक्स के अंदर बेटा मुझे बताओ ये लेक्चर आपको कैसा लगा। और जो बच्चे सुपर चैट भेजेंगे बेटा उनका कमेंट हाईलाइटेड रहेगा, थोड़ी देर के लिए उनका कमेंट सारे दूसरे बच्चे देख सकते हैं जो सुपर चैट भेजेंगे। तो सुपर चैट भी आप बेटा भेज सकते हैं, और सुपर चैट अगर आप भेजेंगे तो जो कंट्रीब्यूशन होगा बेटा वो हमारी बहुत मदद करेगा इसी तरह से फ्री लेक्चर्स आपके लिए बनाने में। तो चलो बेटा आप देखते हैं फटाफट से इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चैतन्य प्राइवेट लिमिटेड एक कंपनी है, has provided the following particulars relating to the goods sold by it to कलरफुल प्राइवेट लिमिटेड। बेटा चैतन्य प्राइवेट लिमिटेड ने कुछ गुड्स की सप्लाई करी है कलरफुल प्राइवेट लिमिटेड को, यानी कि यहाँ पर दो कंपनियों की बात हो रही है बेटा, एक है
चैतन्य प्राइवेट लिमिटेड, एक है कलरफुल प्राइवेट लिमिटेड। चैतन्य प्राइवेट लिमिटेड ने कलरफुल प्राइवेट लिमिटेड को गुड्स की क्या करिए, बोलो सप्लाई करिए, गुड्स की क्या करिए, सप्लाई करी है, और बदले में कंसिडरेशन आया होगा, उसी से रिलेटेड डिटेल्स अपन को दे रखी है। लिस्ट प्राइस दे रखी है बेटा, जिसमें टैक्स का अमाउंट जुड़ा हुआ नहीं है और डिस्काउंट का अमाउंट भी जुड़ा हुआ नहीं है, क्योंकि दोनों ही आइटम एक्सक्लूसिव है। लिस्ट प्राइस है बेटा 80,000 रुपीज। टैक्स जो म्यूनिसिपल अथॉरिटी ने लगाया है 9,000 रुपीज। सीजीएसटी एसजीएसटी बनता है 10,440 रुपीज। पैकिंग चार्जेस बेटा जो प्राइस में इंक्लूड नहीं कर रखा है 80,000 रुपीज के अंदर, देखो इधर ये आपका पैकिंग चार्जेस है ना बेटा 2,000 रुपीज, ये 2,000 रुपीज इस 80,000 रुपीज के अंदर नहीं इंक्लूडेड है, ऐसा यहां पर लिखा है, ऐसा यहां पे लिखा है। ठीक है सर, मान ली बात, कोई दिक्कत की बात नहीं। चैतन्य प्राइवेट लिमिटेड रिसीव्ड 4,000 फ्रॉम अ सब्सिडी एज अ सब्सिडी फ्रॉम अ एनजीओ अदर देन गवर्नमेंट सब्सिडी। बेटा बोलो अदर देन गवर्नमेंट सब्सिडी। और आप अच्छे से जानते हो गवर्नमेंट के अलावा अगर कोई भी इंस्टीट्यूट, कोई भी एनजीओ, कोई भी कंपनी सब्सिडी देती है तो उसे वैल्यू में ऐड कर देते हैं। गवर्नमेंट देती है लेस कर देते हैं, और अगर लेस करा हुआ है तो कुछ भी नहीं करते। गवर्नमेंट ने दी, लेस कर रखा है, हाँ कुछ नहीं करना। गवर्नमेंट ने दी, लेस नहीं कर रखा, लेस कर दो। लेकिन अगर किसी और ने दी और लेस कर रखा है तो ऐड कर दो। अगर किसी और ने दी, लेस कर रखा है तो ऐड कर दो। तो बेटा यहां पर 4,000 रुपीज आपको एज ए सब्सिडी रिसीव हुए हैं। ओके सर, द प्राइस ऑफ रुपीज 80,000 ऑफ द गुड्स इज आफ्टर कंसिडरिंग सच सब्सिडी, यानी कि बेटा लेस हो रखी है। तो ऊपर जो ये 80,000 दे रखा है, इस 80,000 में से 4,000 लेस हो रखा है, तो 4,000 को बेटा एड बैक कर दिया जाएगा, क्योंकि ये एनजीओ है, गवर्नमेंट नहीं है। चैतन्य प्राइवेट लिमिटेड ऑफर्स 2% डिस्काउंट ऑन द लिस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स विच इज रिकॉर्डेड इन द इनवॉइस ऑफ द गुड्स। ओहो बेटा, इनवॉइस में रिकॉर्ड कर लिया गया, मतलब कि प्री सप्लाई डिस्काउंट या पोस्ट सप्लाई डिस्काउंट। बेटा प्री सप्लाई डिस्काउंट, और आप अच्छे से जानते हो प्री सप्लाई डिस्काउंट लेस कर दिया जाता है टैक्सेबल वैल्यू में से। प्री सप्लाई डिस्काउंट टैक्सेबल वैल्यू में से लेस कर दिया जाता है। सर ये सारी की सारी बातें कहाँ लिखी है, फटाफट से बता दीजिए। बेटा मैंने आपको ऑलरेडी समझा दिया था, वापस एक बार समझा देता हूं, ये सारी बातें कहाँ लिखी होती है। ये सारी बातें लिखी होती है मेरे दोस्त सेक्शन नंबर 15 के सब सेक्शन नंबर 2 के अंदर। अलग अलग क्लॉजेज बना रखे हैं, बोलो अलग अलग क्या बना रखे हैं, अलग अलग क्लॉजेज बना रखे हैं। और आप जानते हो बेटा कि हम मेमोरी टेक्निक्स के लिए फेमस हैं, हम मेमोरी टेक्निक्स जीएसटी में देने के लिए आपको फेमस है। हमसे बढ़िया मेमोरी टेक्निक्स आपको और कहीं नहीं मिलेगी। और यहाँ मेरा हमने क्लॉज वाइज आपको याद करा रखा है, सब सेक्शन वाइज आपको याद करा रखा है, सेक्शन वाइज बेटा उंगलियों पर आपको याद करा रखा है। मेमोरी टेक्निक्स के थ्रू, रिवीजन के थ्रू हमने सब कुछ याद करा रखा है। और यहाँ पर जो मेमोरी टेक्निक बनाई थी हमने सेक्शन नंबर 15 सब सेक्शन नंबर 2 के क्लॉजेज याद करने के लिए लाइन वाइज, वो थी बेटा TAISN, जिसमें मैंने बताया था एन का मतलब कुछ भी नहीं है तो कांटा लगा सकते हो। टी का मतलब है बेटा, बोलो क्या, टैक्सेस अदर देन जीएसटी। बोलो टैक्सेस अदर देन जीएसटी, यानी कि बात हो रही है बेटा कहां पर, ये रहा आपका टैक्स लेविड बाय म्युनिसिपल अथॉरिटी। दूसरे नंबर पे दिखाई दे रहा है, ये सेक्शन नंबर 15 सब सेक्शन नंबर 2 क्लॉज ए का पार्ट बनेगा। बोलो मेरे साथ, किसका पार्ट बनेगा बेटा, सेक्शन नंबर 15 सब सेक्शन नंबर 2, इधर आओ, सेक्शन नंबर 15 सब सेक्शन नंबर 2 क्लॉज ए का पार्ट बनेगा और ऐड हो जाएगा वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर, यानी 80,000 के अंदर ऐड हो जाएगा। फिर आता है बेटा ए फॉर आता है अमाउंट पेड बाय दी, बोलो अमाउंट पेड बाय दी रेसिपिएंट ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर। अमाउंट पेड बाय द रेसिपिएंट ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर, यानी सप्लायर्स ऑब्लिगेशन। किसकी बात होती है, सप्लायर्स ऑब्लिगेशन। बेटा ये कवर होता है क्लॉज बी के अंदर। आई में आता है बेटा, बोलो क्या, यहां पर 2 आई आते हैं बेटा, 2 आई, कितने आई आते हैं, 2 आई आते हैं। एक आई और आता है टाइसन, SN। एन का मतलब कुछ नहीं होता, एन को कांटा लगा दो। आई का मतलब आता है बेटा इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, इंसिडेंटल एंड पैकिंग एक्सपेंसेस। वो कहां पर दे रखे हैं सर, वो बेटा ये दे रखे हैं आपको, इंसिडेंटल और पैकिंग एक्सपेंसेस। ये आता है सेक्शन नंबर 15 सब सेक्शन नंबर 2, और देखिए क्लॉज सी के अंदर आता है। उसके बाद अगला आता है बेटा आई का मतलब होता है आपका इंटरेस्ट और पेनल्टी, वो आता है क्लॉज डी के अंदर। बोलो कहां आता है, क्लॉज डी के अंदर। तो टैक्सेस अदर देन जीएसटी, अमाउंट पेड बाय रेसिपिएंट ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर यानी सप्लायर ऑब्लिगेशन, इंसिडेंटल और पैकिंग चार्जेस, इंटरेस्ट और पेनल्टी कहां ऐड होती है बेटा, क्लॉज डी के अंदर ऐड हो जाती है आपके वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर। और फाइनली बेटा आपके साथ में आता है एस, बोलो क्या आता है, एस। और एस का मतलब होता है बेटा सब्सिडी अदर देन गवर्नमेंट सब्सिडी, और वो होता है डी के बाद ई के अंदर, यानी कि सेक्शन नंबर 15 सब सेक्शन नंबर 2 क्लॉज
ई वो यहाँ पर ऐड हो जाएगा बेटा आपका सेक्शन नंबर 15 सब सेक्शन नंबर 2 क्लॉज ई, यहाँ पर वो ऐड बैक हो जाएगा। तो क्लॉज वाइज आपको कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि साहब मुझे क्लॉज वाइज पूरा का पूरा सेक्शन याद है, क्वेश्चन तो मैं ऐसे चुटकियों में सॉल्व कर दूंगा। क्लॉज वाइज आपको पूरा का पूरा याद करा रखा है कि क्या ऐड होता है वैल्यू ऑफ सप्लाई के अंदर और क्या वैल्यू ऑफ सप्लाई में से लेस होता है। सेक्शन नंबर 15 सब सेक्शन नंबर 3 जहां पर डिस्काउंट की बात होती है वो भी हमने आपको याद करा रखा है मेरे दोस्त। तो मेरे से पहला सवाल पूछा जा रहा है बेटा, स्टेट वेदर टैक्स लेविड बाय म्युनिसिपल अथॉरिटी शैल बी इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, क्या उसे वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई में ऐड किया जाएगा? तो मेरे सारे बच्चे बताएंगे सेक्शन नंबर 15 सब सेक्शन नंबर 2 क्लॉज ए के हिसाब से ऐड किया जाएगा। जवाब होने वाला है बेटा आप सभी का आंसर ऑप्शन नंबर ए, हाँ इंक्लूड किया जाएगा। अगला सवाल आ रहा है बेटा आपके सामने की, स्टेट वेदर सब्सिडी रिसीव्ड बाय द कंपनी शैल बी कंसीडर्ड इन द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई, सेक्शन नंबर 15 सब सेक्शन नंबर 2 क्लॉज ई। आपका जवाब आएगा यस इट विल इंक्रीज द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई। अगला सवाल आ रहा है आप सभी का, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, तो टैक्सेबल सप्लाई का वैल्यू क्या होगा बेटा? अभी 2 मिनट में बता दिया जाएगा कि टैक्सेबल वैल्यू कितनी निकल कर आएगी। 80,000 रुपीज आना ही आना है, सोचने की बात ही नहीं है बेटा। मैं लिखकर आपके लिए सॉल्व कर देता हूं इस क्वेश्चन को। 80,000 रुपीज आना ही आना है बेटा, इसमें कोई सोचने की बात ही नहीं है। उसके बाद में 9,000 रुपीज भी आपका यहाँ पर ऐड हो जाएगा। 9,000 रुपीज बेटा यहाँ पर आपका ऐड हो जाएगा। एक सेकेंड है ना, यस सर। तो बेटा 80,000 आपका 9,000 आपका 2,000 पैकिंग चार्जेस भी आपका ऐड हो जाएगा। 2,000 भी बेटा यहाँ पर ऐड हो जाएगा। 4,000 भी बेटा आपका यहाँ पर ऐड हो जाएगा और लिस्ट वैल्यू का 2% आपको लेस कर देना है, यानी कि 80,000 रुपीज का बेटा 2% यानी 2%, 80,000 का 2% यानी कि बेटा 1,600 रुपीज यहाँ पर आपका लेस हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो बेटा आपका टैक्सेबल वैल्यू निकल कर आ जाएगा 80,000 रुपीज प्लस 9,000 रुपीज प्लस 2,000 रुपीज प्लस 4,000 रुपीज माइनस 1,600 रुपीज, यानी कि 93,400 बेटा विल गोना बी योर करेक्ट आंसर। 93,400 विल गोना बी योर करेक्ट आंसर। बोलो हाँ कि ना? 93,400 विल गोना बी योर करेक्ट आंसर, कोई प्रॉब्लम की बात यहां पर नहीं है। और ये रहा बेटा आपका जवाब 93,400, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है सर? हाँ सर। आगे चलें सर? आगे चलो सर। अगला सवाल आ रहा है बेटा, प्रेम इज रनिंग अ कंसल्टेंसी फर्म। बेटा चैट बॉक्स में कमेंट करके बताते रहो और ज्यादा से ज्यादा सुपर चैट भेजते रहो। प्लीज सुपर चैट भेजो, आपका कमेंट हाईलाइट होकर मुझे अलग से दिखाई देगा अगर आप सुपर चैट भेजेंगे तो। प्रेम इज रनिंग अ कंसल्टेंसी फर्म। बेटा प्रेम क्या रन कर रहा है? कंसल्टेंसी फर्म रन कर रहा है और फैंसी स्टोर भी रन कर रहा है। प्रेम दो काम कर रहा है बेटा, उसके पास में फैंसी स्टोर भी है और कंसल्टेंसी फर्म भी है, रजिस्टर्ड अंडर द सेम पैन नंबर, और सेम पैन नंबर पर उसने दोनों ही चीजों को क्या करा रखा है? रजिस्टर करा रखा है। टर्न ओवर है बेटा फैंसी स्टोर का 65 लाख रुपीज और रिसिप्ट फ्रॉम कंसल्टेंसी फर्म है आपके पास में 10 लाख रुपीज। टोटल हो जाता है बेटा आपका 75 लाख रुपीज। प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, बेटा बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं, दीज आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स, प्लीज कंसीडर इट वेरी वेरी केयरफुली। मैं फिर बोल रहा हूं, बहुत अच्छे से पढ़िएगा। प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर यानी कि ये जो टर्नओवर निकल कर आ रहा है 75 लाख रुपीस का बेटा, ये प्रिसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का है, इस साल का नहीं है बेटा, पिछले साल का है। पिछले साल की बात हो रही है, इट इज ऑफ द प्रीवियस ईयर। ऑन द बेसिस ऑफ द अफोरसेड इंफॉर्मेशन, बेटा अफोरसेड इंफॉर्मेशन के बेसिस पर यू आर रिक्वेस्टेड टू चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग। इज प्रेम एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम? फाइनली बेटा कंपोजिशन स्कीम से सेट नंबर 6 के अंदर क्वेश्चन आ ही गया। सेट नंबर 6 के अंदर फाइनली कंपोजिशन से एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपको दिखाई दे रहा है। बेटा मैं फटाफट से कंपोजिशन आपको रिवाइज कराना चाहूंगा। कभी भी अगर आपके सामने बेटा कंपोजिशन स्कीम का क्वेश्चन आता है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन आता है, कभी भी whenever there is a practical question on composition scheme comes in front of you, you have to ask this question. This first question you have to ask whenever you are going to solve a practical sum regarding the eligibility for composition scheme. Composition scheme में बेटा आ सकता है कि नहीं आ सकता है? पहला सवाल जो आपको अपने आप से पूछना है वो होना चाहिए, सर क्या होना चाहिए कि क्या वो
गुड्स की सप्लाई कर रहा है, वेदर वेदर द रजिस्टर्ड पर्सन, बेटा वेदर द रजिस्टर्ड पर्सन इज सप्लाइंग गुड्स। पूछो अपने आप से, क्या रजिस्टर्ड पर्सन गुड्स सप्लाई करता है? क्या रजिस्टर्ड पर्सन गुड्स 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 सप्लाई करता है? आंसर आएगा बेटा या तो हाँ या फिर ना, दोनों में से एक ही जवाब आपको मिलेगा, या तो हाँ या फिर ना बेटा, या तो यस मिलेगा या फिर नो मिलेगा, तीसरा नहीं मिलेगा। या तो वो गुड्स सप्लाई करता है या तो नहीं करता है। अगर वो गुड्स सप्लाई नहीं करता है तो इसका मतलब यह है कि बेटा वो एक्सक्लूसिव, क्या बोला मैंने, एक्सक्लूसिव सर्विस में इन्वॉल्व है। अगर वो गुड्स नहीं करता तो साहब वो एक्सक्लूसिव सर्विस के अंदर इंक्लूडेड है, इन्वॉल्व्ड है। 1 रुपए की भी गुड्स की सप्लाई नहीं होनी चाहिए मालिक, नॉट इवन अ सिंगल पेनी सप्लाई ऑफ गुड्स will be there, then only you can say no, then only you can say no. If there is even a single rupee supply of goods, the answer gonna be yes. But the answer gonna be yes if there is a supply of even a single rupee. बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? बात समझ में आ रही है सर, बिल्कुल आपकी बात समझ में आ रही है। तो मुझे बताओ कि सर अगर येस हुआ तो क्या करेंगे, नो हुआ तो क्या करेंगे? बेटा अगर येस हुआ देन यू कैन से दैट यू आर एलिजिबल, हो कि नहीं हो नहीं पता, बट सबसेक्शन नंबर 1 अप्लाइज टू यू। एलिजिबल हो कि नहीं हो नहीं पता, आगे पता चलेगा, आगे पता चलेगा। यू हैव टू आस्क क्वेश्चन नंबर 2। राइट नाउ आई एम आस्किंग ओनली फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1। Whenever there is a practical sum on composition regarding eligibility is in front of you, you have to ask this first question, whether it is goods or service, whether the registered person is involved in the goods or service. Whenever the answer comes yes, yes it is involved in the goods, yes it is involved in the goods, then in that case बेटा आपको क्या करना है, आपको करना क्या है, आप पर सब सेक्शन नंबर फर्स्ट लगेगा, बोलो सब सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन नंबर 10। यानी अब आपको कौन सा सब सेक्शन चेक करना है ये पता लग गया। यू नो विच सब सेक्शन यू हैव टू चेक सब सेक्शन नंबर 1। एंड इफ द आंसर कम्स नो बेटा, इफ द आंसर कम्स नो मीन्स यू आर इन्वॉल्व इन बेटा एक्सक्लूसिव, बोलो एक्सक्लूसिव सर्विसेज, एक्सक्लूसिव सर्विसेज, बोलो हाँ के ना, हाँ सर। बेटा इन दैट केस यू हैव टू चेक फॉर सब सेक्शन 2A ऑफ सेक्शन 10। क्या बोला मैंने? सब सेक्शन 2A ऑफ सेक्शन 10, दिस इज यू हैव टू चेक, बोलो हाँ के ना। ये आपको बेटा चेक करके चलना पड़ेगा। दीज टू थिंग्स यू हैव टू चेक फॉर। ओके सर, ओके। तो यू नो दैट इफ द आंसर इज गोना बी यस, you are eligible for subsection number 1, and if the answer comes no, you have to check सबसेक्शन नंबर 2A। तो ये तो पता लग गया साहब कि कौन सा सेक्शन पढ़ना है। उसके बाद बेटा कंडीशन नंबर 2, उसके बाद आती है कंडीशन नंबर 2 प्लस। एक तो पता लग गया सबसेक्शन नंबर 1 में जाना है, लेकिन सबसेक्शन नंबर 1 में जाने के बाद आपको करना क्या है बेटा, चेक फॉर प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर एग्रीगेट टर्नओवर। उसके बाद आप प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर के बेटा एग्रीगेट टर्नओवर को चेक करोगे। और बेटा सब सेक्शन अगर 1 की बात हो रही है, क्या बोला मैंने, अगर सब सेक्शन नंबर 1 की बात हो रही है, then the aggregate turnover limit is 150 lakhs, then the aggregate turnover limit is 150 lakhs। और बेटा अगर स्पेशल कैटेगरी स्टेट है तो वो हो जाएगी 75 lakhs। अगर स्पेशल कैटेगरी स्टेट है मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, एपी यूके, मेघा सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, उत्तराखंड, एपी यूके, मेघालय और बेटा सिक्किम अगर है, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, त्रिपुरा, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और सिक्किम अगर है, तो आपकी लिमिट रहेगी 75 lakhs। अदरवाइज बेटा प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर की लिमिट क्या होनी चाहिए, 150 lakhs होनी चाहिए। बोलो कितनी होनी चाहिए, 150 lakhs। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिटरमाइन वेदर यू आर कमिंग और फॉलिंग अंडर सबसेक्शन नंबर 1 और यू आर फॉलिंग अंडर सबसेक्शन नंबर 2A। सबसे पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा कि आप पर बेटा कौन सा सब सेक्शन अप्लाई हो रहा है। सेक्शन तो 10 है, कंपोजिशन का पता है, लेकिन सब सेक्शन 1 लग रहा है कि सब सेक्शन 2A लग रहा है। अगर 1 लग रहा है तो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का टर्नओवर चेक करो, 150 लाख है क्या? पिछले साल का टर्नओवर 150 लाख है क्या? स्पेशल कैटेगरी में हो? हाँ सर स्पेशल कैटेगरी में है, तो 75 lakhs है क्या? इधर अगर आते हो तो बेटा प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का जो एग्रीगेट टर्नओवर है, वो कितना होना चाहिए बताओ बेटा, वो कितना होना चाहिए?
यहाँ पर 150 लाख था, वहां पर है बेटा 50 लाख। कितना है? 50 लैक्स, बात ही खत्म। चाहे स्पेशल कैटेगरी हो अदर देन स्पेशल कैटेगरी हो, बेटा एक ही दे रखा है। कितना दे रखा है? 50 लाख रुपीस। बोलो हाँ कि ना? इससे कम है एलिजिबल हो, और 150 और 75 से कम है एलिजिबल हो। इसके अलावा इसी के साथ प्लस बेटा आपको सब सेक्शन 2 की, क्या बोला मैंने, सब सेक्शन 2 की कंडीशंस फॉलो करनी पड़ेगी, जिसमें आती है माइंस। आपको सब सेक्शन नंबर 2 की कंडीशंस फॉलो करनी पड़ेगी, जिसके अंदर आता है माइंस। बोलो क्या आता है? माइंस। एम का मतलब बेटा मैन्युफैक्चरर ऑफ टिपा नहीं होना चाहिए। मैन्युफैक्चरर ऑफ टीपा, TIPA का मैन्युफैक्चरर नहीं होना चाहिए। किस किस का मैन्युफैक्चरर नहीं होना चाहिए? मैन्युफैक्चरर नहीं होना चाहिए। T फॉर tobacco, I फॉर आइसक्रीम वेदर कंटेनिंग कोको और नॉट, P फॉर पान मसाला, A फॉर एरिएटेड वाटर। इसका मैन्युफैक्चरर नहीं होना चाहिए। ट्रेडर चलेगा, ट्रेडर चलेगा, मैन्युफैक्चरर नहीं होना चाहिए। आई फॉर बेटा इंटर स्टेट सप्लाई करने वाला नहीं होना चाहिए। एन से नॉन टैक्सेबल सप्लाई वाला नहीं होना चाहिए। एन फॉर नॉन टैक्सेबल सप्लाई वाला नहीं होना चाहिए मेरे मालिक। एन से नॉन रेजिडेंट टैक्सेबल पर्सन नहीं होना चाहिए, कैजुअल टैक्सेबल पर्सन नहीं होना चाहिए। और ई से बेटा ई कॉमर्स ऑपरेटर नहीं होना चाहिए, ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई करने वाला नहीं होना चाहिए। और एस का मतलब कुछ भी नहीं होता, हमने सिर्फ याद रखने के लिए, जस्ट टू रिमेंबर, हमने क्या बनाया था? माइंस। बट देर इज नो मीनिंग ऑफ एस फॉर द टाइम बीइंग। ओके, यस। सो दिस इज बेटा all the things that you have to comply with under subsection number 1. The first thing is your aggregate turnover you have to check, and the second thing you have to check whether you are complying with the conditions mentioned in subsection number 2. और इधर क्या है सर? इधर तो बेटा वही चीज है, देखो इधर कोई अलग से सबसेक्शन नहीं आता, इधर तो आपके लिए माइंस डायरेक्टली अप्लाई हो जाता है। बोलो, इधर तो माइंस आपके लिए डायरेक्टली अप्लाई हो जाता है। तो ऑल द कंडीशंस आर सेम हियर, बट देर इज नो डिफरेंट सबसेक्शन हियर। ओके, यहां पर बेटा 2 था, सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन नंबर 2। subsection number 1 and then you have to check for subsection number 2, but there is only one subsection here, that is subsection 2A. It's talk about the turnover as well as the conditions together. Okay, yes sir. So this is the final chart beta, this is the final chart for your composition, final chart for your composition. ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट से, फुल स्क्रीन कर रहा हूं। अजय बेटा स्क्रीनशॉट ले लिया? हाँ सर हमने स्क्रीनशॉट ले लिया। वापस आ जाऊं मैं? हाँ सर मैं वापस आ गया। चलो बेटा फटाफट से देखते हैं हम पहला क्वेश्चन क्या है। आई होप बेटा आपका रिवीजन अच्छे से हो गया होगा, आपने स्क्रीनशॉट अच्छे से ले लिया। अब अपन देखते हैं कंपोजिशन का पहला सवाल। इज प्रेम एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम अंडर CGST एक्ट? पहले ही सवाल के अंदर उसने आपसे पूछ लिया कि क्या वो एलिजिबल है, क्या प्रेम एलिजिबल है। मेरे सारे अच्छे बच्चे बताओ बेटा कि क्या उसका टर्नओवर 150 लाख से एक्सीड कर रहा है क्या, एक्सीड कर रहा है क्या? द आंसर इज नो। हाउएवर क्वेश्चन में नहीं बता रखा कि वो कौन से स्टेट से बिलोंग करता है। मैं मान के चलूंगा बेटा वो नॉर्मल कैटेगरी से बिलोंग करता है। अगर स्पेशल कैटेगरी से करता होता तो भी बेटा 75 लाख है, 75 लाख को एक्सीड नहीं कर रहा। तो बेटा यस ही इज एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम, यस ही इज एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम। द आंसर इज यस, ही इज एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम। मेरी बात को ध्यान से सुनना मेरे दोस्तों, मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि फर्क नहीं पड़ता कि वो गुड्स दे रहा है कि सर्विस दे रहा है। पिछले साल में, पिछले साल में मेरे दोस्त, मैं इस साल की बात नहीं कर रहा, मैं इस साल की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं पिछले साल में क्या नहीं देता हो। बोलो क्या नहीं देता हो? पिछले साल में सर्विस नहीं देता हो। ऐसा कहां लिखा है? ऐसा कहां लिखा है कि वो पिछले साल में सर्विस नहीं देता हो? बेटा वो पिछले साल में चाहे गुड्स दे चाहे पिछले साल में सर्विस दे, इससे फर्क नहीं पड़ता। ये किसी भी कंडीशन में नहीं लिखा कि अगर वो पिछले साल सर्विस देता था। सारे बच्चों की क्वेरी यहां पर यही आती है। ऐसा का ऐसा क्वेश्चन बेटा आपके CA इंटर में भी आता है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी इंटरमीडिएट के अंदर भी ऐसा क्वेश्चन आता है, जहां पर वो पिछले साल सर्विस देता था। पिछले साल वो चाहे गुड्स दे, पिछले साल चाहे वो सर्विस दे। व्हाट आई एम सेइंग इज पिछले साल वो गुड्स दे, पिछले साल वो सर्विस दे। मेरा तो एक ही सवाल होगा, क्या वो गुड्स देता है? मेरा तो बेटा एक ही सवाल होगा, क्या वो गुड्स देता है? चाहे वो साथ में सर्विस देता हो, उससे मतलब नहीं है। क्या गुड्स देता है कि नहीं देता है? गुड्स देता है ना, साथ में सर्विस भी देता है, नो प्रॉब्लम। गुड्स देता है ना? यस गुड्स देता है। बेटा आंसर इज यस, एंड इफ आंसर इज यस, ही इज एलिजिबल अंडर सबसेक्शन नंबर 1। ही इज एलिजिबल अंडर सबसेक्शन नंबर 1। उसके बाद आपको बेटा कंडीशन चेक करनी पड़ेगी, दैट इज अ डिफरेंट थिंग।
but the section which is levied on you, the subsection which is get levied on you is your subsection number 1। बोलो यहां कोई तकलीफ हो तो बताओ, यहां किसी प्रकार की कोई तकलीफ की बात नहीं है मालिक। दिस इज अ क्लियर कट कॉन्सेप्चुअल थिंग। पिछले साल मैं गुड्स भी देता था, मैं सर्विस भी देता था, बट मैं कंसल्टेंसी फर्म, फैंसी स्टोर, तो इन कंसल्टेंसी फर्म आई एम प्रोवाइडिंग सर्विसेज एंड फैंसी स्टोर आई एम सप्लाइंग गुड्स। इट डजंट मैटर व्हाट आई डिड इन प्रीवियस ईयर। In previous year, the only thing which matter is your aggregate turnover. That's it. In this year, you can provide service, but only up to the prescribed limit. इस साल भी सर्विस दे सकते हो मेरे भाई। सब सेक्शन नंबर 2 क्लॉज ए पढ़ो, सब सेक्शन नंबर 2 सेक्शन नंबर 10 सब सेक्शन नंबर 2 क्लॉज ए पढ़ो। वहां पर अमेंडमेंट आ चुका है और उस अमेंडमेंट के अंदर क्या लिखा बेटा, सेव एज अदरवाइज प्रोवाइडेड डज नॉट सप्लाई सर्विसेज। जहां जहां अलाउ कर रखा है उसको छोड़कर सप्लाई ऑफ सर्विस नहीं कर सकता। यानी कि सेकंड प्रोवाइजो ऑफ सब सेक्शन नंबर 1 के अंदर बेटा आपको पता है अमेंडमेंट आया था और मार्जिनल सर्विसेज उसने अलाउ कर दी थी कि कंपोजिशन वाला मार्जिनल सर्विसेज भी दे सकता है। और मार्जिनल सर्विसेज वहां बताई गई थी बेटा 10% ऑफ द टर्नओवर ऑफ द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर और 5 लाख रुपीज विच एवर इज हायर। और यहां पर बेटा अगर देखा जाए तो उसका टर्न ओवर 75 लाख रुपीज है, यानी कि वो इस साल भी इन द करंट ईयर ऑल्सो ही कैन प्रोवाइड सर्विसेज अप टू अ टर्न ओवर ऑफ 7.5 लाख रुपीज। तो मालिक 7.5 लाख रुपए तक तो वो इस साल भी क्या दे सकता है, बोलो, सर्विसेज दे सकता है। तो सर्विसेज देने को मना कहीं नहीं कर रखा। हाँ, अगर आप लिमिट क्रॉस करते हो देन यू बिकम इनएलिजिबल फॉर कंपोजिशन। बोलो हाँ के ना बेटा। आई होप आपको कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हुआ है। स्टिल अगर कंपोजिशन में प्रॉब्लम है, डिस्क्रिप्शन में बेटा आपको लिंक डाल दूंगा, पूरा का पूरा कंपोजिशन डायग्राम के साथ, इलस्ट्रेशन के साथ, क्वेश्चन के साथ करवाकर मैंने डाल रखा है। 2 लिंक मिलेंगे बेटा, एक थ्योरी लेक्चर का है जहां पर मैंने पूरा कंपोजिशन पहले आपको लॉ से कोरिलेट कर पढ़ाया है, जिसके अंदर मैंने आपको डायग्राम भी पूरा का पूरा कंपोजिशन का चार्ट करवाकर दे रखा है। बहुत बड़ा चार्ट है, सिंगल पेज चार्ट है। एक ही चार्ट के अंदर पूरा का पूरा कंपोजिशन, सेक्शंस और रूल्स कवर हो जाएंगे। और उसके बाद बेटा दूसरा लेक्चर है जहां पर मैंने आपको पूरा का पूरा केस स्टडी कंपोजिशन के ऊपर सॉल्व करवा रखा है। इसके अलावा ईपीएस एग्जाम प्रैक्टिस सेक्शन वाला जो लेक्चर है बेटा, उसके अंदर भी ऐसा का ऐसा एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन, जिसके अंदर शायद 3 सब क्वेश्चंस थे, मतलब टोटल 4 क्वेश्चन थे बेटा, उस एक क्वेश्चन के अंदर वो भी बेटा मैंने आपको सॉल्व करा रखा है। कंपोजिशन में तो बेटा आपको मैंने मास्टरी करा रखी है। सारे के सारे ओपन लेक्चर्स आपके पास यूट्यूब में अवेलेबल हैं, तो आप वहां से भी जाके देख सकते हो। फाइनली इसका आंसर आ जाएगा यस ही इज एलिजिबल। अगला सवाल आ रहा है बेटा आपके सामने, वेदर इट इज पॉसिबल फॉर प्रेम टू ऑप्ट फॉर कंपोजिशन लेवी ओनली फॉर फैंसी स्टोर। इसका आंसर बेटा नो। इसका आंसर नो है क्योंकि आप जानते हो आपका जो सब सेक्शन 2 है, सेक्शन नंबर 2 का सब सेक्शन नंबर 2 का बेटा प्रोवाइजो क्या बोलता है कि आना है तो सपरिवार आना है। मैं बोलता हूं इसको सपरिवार आना है तो सपरिवार आना है बेटा, अलग अलग नहीं आ सकते। आप चाहो फैंसी स्टोर के लिए आ जाऊं और कोचिंग इंस्टीट्यूट या फिर क्या था बेटा यहाँ पर कंसल्टेंसी फर्म, आप चाहते हो फैंसी स्टोर के लिए आ जाऊं, कंसल्टेंसी फर्म के लिए ना आऊं, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि बेटा आपकी कंपोजिशन स्कीम जो होती है ना, वो पैन वाइज होती है। कैसे होती है? पैन वाइज। बोलो कैसी होती है बेटा? पैन वाइज। इट इज योर पैन वाइज स्कीम। बोलो कैसी स्कीम है ये? पैन वाइज स्कीम में बेटा इट इज एप्लीकेबल टू द कंप्लीट पैन नंबर। It is not applicable to a GSTN number. It is applicable to a PAN number. That's why all the GSTN under that PAN. That's why all the GSTN, जितने भी GSTN है मेरे मालिक, उन सारे GSTN के ऊपर ये एप्लीकेबल हो जाएगी। इसलिए आप अलग अलग नहीं कर सकते कि एक यूनिट के रेस्पेक्ट में मैंने कंपोजिशन ले लिया और दूसरी यूनिट के रेस्पेक्ट में मैंने कंपोजिशन नहीं लिया। ऐसा आप नहीं कर सकते। यू कैन नॉट डू दिस। बोलो हाँ के ना? बोलो हाँ के ना? हाँ सर। तो यहां पर बेटा आपका करेक्ट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा बेटा? नो, यानी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। इसके बाद बेटा अगला सवाल आपके पास में आ रहा है, हाउ शेल योर आंसर डिफर इफ प्रेम इज रनिंग अ रेस्टोरेंट। अगर प्रेम बेटा 65 लाख का रेस्टोरेंट चला रहा होता कंसल्टेंसी फर्म की जगह, अगर वो रेस्टोरेंट चला रहा होता 65 लाख रुपीज का, बोलो 65 लाख रुपीज का अगर वो क्या चला रहा होता?
कंसल्टेंसी फर्म की जगह रेस्टोरेंट। देखो बेटा ढंग से पढ़ना, उसने बोला है रेस्टोरेंट चला रहा होता है जिसका टर्नओवर कितना होता, 65 लाख रुपीज इंस्टीड ऑफ कंसल्टेंसी फर्म एज वेल एज अ फैंसी स्टोर। मतलब कि इन दोनों को हटाकर, अगर वो कंसल्टेंसी फर्म को हटाकर और फैंसी स्टोर को हटाकर बेटा क्या चला रहा होता, एक रेस्टोरेंट चला रहा होता जिसका टर्नओवर होता 65 लाख रुपीज। यानी विद इन द लिमिट है, यस विद इन द लिमिट है। और क्या बेटा रेस्टोरेंट वाला सब सेक्शन नंबर 1 के अंदर आता है, हाँ आता है, हाँ आता है। तो इसलिए बेटा यस आंसर हो जाएगा यस। अगला सवाल बेटा आप सभी के सामने आता है, उज्जवल मोटर्स लिमिटेड मैन्युफैक्चरर ऑफ कार्स। बोलो उज्जवल मोटर्स लिमिटेड क्या बनाता है बेटा, कार बनाता है। और फॉलोइंग सर्विसेज आपको अक्टूबर के रेस्पेक्ट में उसने दे रखी है। उसने कौन कौन सी सर्विसेज अवेल करी है, बोलो कौन कौन सी सर्विसेज उसने अवेल करी है। मतलब उसने पीछे से बेटा इनपुट सर्विस की बात हो रही है, बोलो किसकी बात हो रही है, इनपुट सर्विस, हाँ क्या ना, हाँ सर। और बेटा इनपुट सर्विस में बता रखा है उसने अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग सर्विस लिए, क्रेडिट मिल जाएगा, मिल जाएगा। हेल्थ इंश्योरेंस लिया बेटा, नॉट प्रोवाइडेड अंडर गवर्नमेंट ऑब्लिगेशन, मिलेगा नहीं मिलेगा, 17(5) में ब्लॉक हो जाएगा। रूटीन मेंटेनेंस करवाया है बेटा कार का, मिल जाएगा, मिल जाएगा, क्योंकि बेटा ये आपकी बिजनेस रिलेटेड सर्विस है तो मिल जाएगा। रिपेयर सर्विस कराइए बेटा ऑफिस बिल्डिंग की, और जो कॉस्ट रहती है उसको P&L में डाल दिया, कैपिटलाइज नहीं करा, क्रेडिट मिल जाएगा, मिल जाएगा। क्योंकि बेटा जो ब्लॉक होता है 17(5) में वो सिर्फ कैपिटलाइज्ड के रेस्पेक्ट में होता है, इमूवेबल प्रॉपर्टी जिसकी वैल्यू आपने कैपिटलाइज कर रखी है। क्योंकि बेटा आप जानते हो कैपिटल गुड्स की डेफिनेशन क्या होती है, कैपिटल गुड्स वही गुड्स है जिसकी वैल्यू को बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कैपिटलाइज किया जाता है। आप चाहो तो कैपिटल गुड्स की डेफिनेशन सेक्शन नंबर 2 में जाके पढ़ सकते हो। सेक्शन नंबर 2 में क्या दे रखी होती है, डेफिनेशन दे रखी होती है। चैप्टर के स्टार्ट में बेटा आपको डेफिनेशन मिलती है कैपिटल गुड्स की, और कैपिटल गुड्स वो गुड्स होते हैं जिनकी वैल्यू को कैपिटलाइज किया गया हो। और इमूवेबल प्रॉपर्टी कैपिटल गुड्स तभी बनेगी जब वैल्यू कैपिटलाइज की हो। यहां पर बेटा कैपिटलाइज करी ही नहीं है, P&L में डाल दी। किस में डाल दी, P&L, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसलिए 17(5) बेटा इसे ब्लॉक नहीं कर सकता, 17(5) बेटा इसे ब्लॉक नहीं कर सकता, इसलिए ये क्रेडिट आपको अवेलेबल हो जाएगा। अगला आ रहा है बेटा होटल अकोमोडेशन कन्वीनियंस फैसिलिटी टू एम्प्लॉइज, बेटा ये ब्लॉक हो जाएगा 17(5) में, ये आपका ब्लॉक हो जाएगा। बोलो हाँ के ना, हाँ सर ये 17(5) में ब्लॉक हो जाएगा। और फाइनली बेटा आपके पास में टेस्टिंग सर्विसेज अवेल्ड फॉर कार इंजन्स, कार इंजन बेटा मेरा बिजनेस पर्पज है, यहां पर बेटा आपको मिल जाएगा क्योंकि आप फर्दर सप्लाई कर रहे हो कार्स की। पहला सवाल, स्टेट वेदर एसएससी इज एलिजिबल फॉर आईटीसी अगेंस्ट मेंशन्ड एट सीरियल नंबर 2, सीरियल नंबर 2 नहीं मिलेगा, द आंसर इज नो, द आंसर इज नो बेटा, ऑप्शन नंबर सी। क्या सीरियल नंबर 5 में मिल जाएगा, सीरियल नंबर 5 में भी नहीं मिलेगा, द आंसर इज नो बेटा, द आंसर इज नो, करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। क्या फिर आपको व्हाट स्टेट द अमाउंट ऑफ आईटीसी अवेलेबल टू द कंपनी फॉर द मंथ, बेटा कितना आईटीसी मिल जाएगा, मैंने ऑलरेडी टिक करके बता रखा बेटा आपको 7200 मिल जाएगा। इसके बाद आपको बेटा 18,000 भी मिल जाएगा। इसके बाद बेटा आपको 14,400 भी मिल जाएगा। और इसके बाद आपको 9,000 भी मिल जाएगा, यानी कि 48,600 का क्रेडिट आपको मिल जाएगा, 48,600 का क्रेडिट आपको मिल जाएगा। अगला सवाल आ रहा है बेटा एडवांटेजेस ऑफ जीएसटी, बेटा ये आप जीएसटी के एडवांटेजेस आपको चैप्टर नंबर 1 में मिलेंगे, आप जाकर पढ़ सकते हो बेटा। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, सेक्शन नंबर 27, सेक्शन नंबर 27 बेटा मैं ऑलरेडी समझा चुका हूं। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के लिए पहली कंडीशन कौन सी होती है बताओ बेटा, पहली कंडीशन कैजुअल टैक्सेबल पर्सन के लिए होनी चाहिए ओकेजनली, क्या बोला, ओकेजनली। दूसरी नो फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस, नो फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस, फिक्स्ड प्लेस ऑफ बिजनेस। तो ओकेजनली अंडरटेक्स ट्रांजेक्शन, क्या बोला, अ पर्सन हु ओकेजनली अंडरटेक्स ट्रांजेक्शन इन अ स्टेट वेयर it has no fixed place of business. A person occasionally undertakes transaction in a state in which he has no fixed place of business. तीसरी कंडीशन होती है बेटा इसको अपनी estimated net GST liability, net GST liability 5 days in advance, 5 days in advance डिपॉजिट करनी होती है। और फोर्थ कंडीशन होती है बेटा कि इसको जो रजिस्ट्रेशन ग्रांट होता है वो होता है 90 डेज के लिए। वो कितने डेज के लिए होता है, 90 डेज के लिए। ये शॉर्ट नोट आप इसके ऊपर लिख सकते हो। तो 4 चीजें आपको समझानी है, आपका काम बन जाएगा। उसके बाद आता है बेटा कंटिन्यूअस जर्नी, ये आपका है होमवर्क, सेक्शन नंबर 2
ऑफ आईजीएसटी एक्ट के अंदर बेटा इसकी आपको क्या मिलेगी, डेफिनेशन मिलेगी कंटिन्यूअस जर्नी की। पक्का सर, पक्का। अगला सवाल आ रहा है बेटा आपका, कस्टम से विच ऑफ दीज इज और आर नॉट एन एडजुडिकेटिंग ऑथोरिटी। बेटा मैंने आपको ऑलरेडी एडजुकेटिंग ऑथोरिटी की बहुत ही अच्छे से क्या बता रखी है, बताओ, डेफिनेशन बता रखी है, और मैंने आपको समझाया भी था कि साहब एडजुडिकेटिंग ऑथोरिटी यानी बेटा एडजज करने वाले लोग, और एडजज करने वाले लोग में लड़ाई करने वाले लोग नहीं आते बेटा। एडजज करने वाले लोग अलग होते हैं और लड़ाई करने वाले लोग अलग होते हैं। एडजज करने वाले लोगों में बेटा आपके प्रॉपर ऑफिसर आते हैं, बोलो हाँ कि ना, हाँ। और इस तरफ बेटा लड़ाई करने वाले लोगों के अंदर अपील आता है। सबसे पहले आप कमिश्नर अपील के पास जाते हो, उसके बाद बेटा आप ट्रिब्यूनल के पास जाते हो, और ट्रिब्यूनल के बाद आप एपेलेट ट्रिब्यूनल के पास, और फिर हाई कोर्ट के पास, और फिर सुप्रीम कोर्ट के पास जाते हो। इस सीक्वेंस में आप आगे बढ़ते हो, बोलो हाँ के ना, हाँ सर। लेकिन बेटा यहां पर प्रॉपर ऑफिसर अंकल होते हैं, यहां पर लड़ाई के साथ साथ बेटा आपका बोर्ड भी आता है, आपका सीबीआईसी सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स भी आता है। तो कौन से लोग एडजुडिकेटिंग ऑथोरिटी आर नॉट, कौन से लोग नहीं आते जो लड़ाई करते हैं बेटा, वो एडजुडिकेटिंग ऑथोरिटी में नहीं आते ना, यानी कि अपील, कमिश्नर अपील भी नहीं आता, ट्रिब्यूनल भी नहीं आता, अपीलेट हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट और बोर्ड भी नहीं आता, ये लोग नहीं आते। ऑप्शन में दिख रहा है आपको कमिश्नर अपील, हाँ बेटा कमिश्नर अपील दिख रहा है। इसके अलावा अगर ट्रिब्यूनल होता तो ट्रिब्यूनल भी नहीं आता, अपीलेट ट्रिब्यूनल भी नहीं आता, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट भी बेटा एडजुडिकेटिंग ऑथोरिटी का पार्ट नहीं बनता। एडजुडिकेटिंग ऑथोरिटी बेटा जो ऑर्डर देती है वो ऑर्डर कहलाता है और ऑर्डर इन ओरिजिनल, और यहां जो ऑर्डर आता है बेटा वो कहलाता है ऑर्डर इन अपील। बोलो हाँ के ना, हाँ सर। अगला सवाल, इंपोर्टेड गुड्स शेल नॉट बी अनलोडेड फ्रॉम एंड एक्सपोर्टेड गुड्स शेल नॉट बी लोडेड ऑन एनी कन्वीनियंस एक्सेप्ट अंडर द सुपरविजन ऑफ प्रॉपर ऑफिसर। बेटा प्रॉपर ऑफिसर, इसमें कोई नहीं थी, फिल इन द ब्लैंक्स, इट इज फिल इन द ब्लैंक्स, नथिंग न्यू। बिल ऑफ एंट्री कैन बी सबमिटेड 30 डेज प्रायर। बेटा अगर आपको पहले सबमिट करनी है तो मैक्सिमम 30 दिन का टाइम आपको दिया जाता है फ्रॉम द एक्सपेक्टेड डेट ऑफ अराइवल। आने से 30 दिन पहले पहले आप क्या कर सकते हो, बोलो, अपनी बिल ऑफ एंट्री सबमिट कर सकते हो। करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल बेटा, गुड्स पेंडिंग क्लियरेंस और रिमूवल मे बी परमिटेड टू बी स्टोर्ड इन अ पब्लिक वेयर हाउस अंडर सेक्शन नंबर 49 फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग। बेटा किससे ज्यादा नहीं हो सकता, 30 दिन से ज्यादा नहीं हो सकता। अगर आपको लगता है साहब कि अभी क्लियरेंस नहीं करवाना है या रिमूवल नहीं करवानी है तो बेटा टेम्परेरी बेसिस पर आप उसे एक पब्लिक वेयर हाउस में डिपॉजिट कर सकते हो, लेकिन वो टेम्परेरी बेसिस 30 दिन से ज्यादा नहीं हो सकता। Where any goods imported into the customs station are intended for transshipment, shipment, dash shall be presented to the proper officer। बेटा ट्रांसशिपमेंट बिल होता है एक, जिसको हम बोलते हैं बिल ऑफ ट्रांसशिपमेंट। बोलो हाँ कि ना, हाँ। यानी कि करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल आ रहा है बेटा आपके पास में, एफओबी वैल्यू ऑफ मशीन कितनी दे रखी है, बोलो 8000 यूके पॉन्ड। एयर फ्रेथ, बेटा एयर फ्रेथ दे रखा है 2500 यूके पॉन्ड। डिजाइन एंड डेवलपमेंट चार्जेस, बेटा मुझे बताओ ये कहाँ कवर होता है, ये होता है 10(2) में, ये होता है 10(1) में, वो होता है 10(2) में, ये होता है 10(1) में। कमीशन पेबल बेटा अदर देन बाइंग कमीशन, कमीशन कौन सा है, अदर देन बाइंग, या कहीं नहीं लिखा बाइंग कमीशन है, ठीक है। तो ये कहाँ कवर होगा बेटा, ये भी आपका 10(1) में कवर हो जाएगा। डेट ऑफ बिल ऑफ एंट्री, डेट ऑफ बिल ऑफ एंट्री बेटा यहां पर मुझे लेनी होती है सीबीआईसी की रेट, और दूसरा है बेटा डेट ऑफ एंट्री इनवर्ड, एंट्री इनवर्ड विच एवर इज लेटर, बोलो विच एवर इज लेटर, अरे बोलो बोलो, विच एवर इज लेटर। लेटर मतलब होता है इन दोनों में से बेटा जो भी बाद में हुआ हो, एंट्री इनवर्ड और बिल ऑफ एंट्री विच एवर इज लेटर। और लेटर कौन सा हो रहा है बेटा यहां पर बताओ, 2410, यहां पर दोनों में से लेटर हो रहा है, हाँ सर। तो यहां पर बेटा लेटर वाली क्या ली जाएगी, ड्यूटी का रेट लिया जाएगा, यानी रेट ऑफ ड्यूटी ली जाएगी बेटा 12%, रेट ऑफ ड्यूटी ली जाएगी 12%। और बिल ऑफ एंट्री का ही अपन एक्सचेंज रेट भी लेके चलते हैं, तो वो भी बेटा यहाँ पर 68 पर यूके पॉन्ड ही लिया जाएगा, हाँ क्या ना, हाँ सर। अगला है बेटा जीएसटी आपका 18% से लेविएबल होगा। इंश्योरेंस चार्जेस एक्चुअली पेड बट डिटेल्स नॉट अवेलेबल, तो बेटा वो लगा देंगे हम 1.125% से। सवाल पूछ रहा है व्हाट विल बी द एफओबी वैल्यू फॉर कस्टम्स, यानी कि बेटा कस्टम्स एफओबी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, बोलो बोलो बेटा, वो आपसे कस्टम्स एफओबी पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, बोलो कस्टम्स एफओबी।
और क्योंकि वो आपसे कस्टम्स एफओबी पूछ रहा है तो आपको क्या करना पड़ेगा बेटा, आफ्टर, इसको बोलते हैं बेटा आफ्टर 10-1 के एडजस्टमेंट, आफ्टर 10-1 एडजस्टमेंट्स। ओके सर, तो 8000 यूके पॉन्ड है। ओके बेटा, 8000 के अंदर क्या ऐड हो जाएगा, सबसे पहले डिजाइन एंड चार्जेस यानी कि 500, और उसके अलावा बेटा आपका कमीशन पेबल 10-1 की बात कर रहा हूं मैं, है ना, आई एम टॉकिंग अबाउट 10-1, आई एम टॉकिंग अबाउट 10-1। कमीशन पेबल इज 2% ऑफ एफओबी इन इंडियन रुपीज। बेटा भले ही इंडियन रुपीज में पे हो, दिक्कत नहीं है, एफओबी का 2% यानी कि 160 तो बेटा ये टोटल हो जाएगी आपकी 8660 यूके पॉन्ड। बोलो हाँ के ना, हाँ सर। बेटा पॉन्ड कुछ ऐसा होता है क्या, हाँ, कितना, 8660। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा बेटा आपका ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद अगला सवाल, स्टेट द एप्लीकेबल रेट ऑफ एक्सचेंज। बेटा अभी अभी बताया था रेट ऑफ एक्सचेंज 68, आपका करेक्ट ऑप्शन यहां पर होगा ए। उसके बाद आपसे पूछ रहा है बेटा असेसेबल वैल्यू इन आई एन आर, असेसेबल वैल्यू इन आई एन आर, तो बेटा इसको कन्वर्ट कर लोगे आप 68 की रेट से, 68 की रेट से आप इसे कन्वर्ट कर लोगे तो इट विल बी बेटा कितना हो जाएगा बोलो, 68 पर यूके पॉन्ड यानी कि 588880, दिस विल बी योर असेसेबल वैल्यू बेटा, 588880 विल गोना बी योर असेसेबल वैल्यू। यहां पर कोई दिक्कत आ रही है क्या, बताओ मेरे को सारे अच्छे बच्चे। एक्सचेंज रेट इज नोटिफाइड बाय सीबीआईसी, कितनी दे रखी बेटा, 68 पर यूके पॉन्ड बिल ऑफ एंट्री पर, और अपना आंसर निकल कर आ रहा है 8660, और इसको बेटा अगर मैं 68 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो निकल कर आता है आंसर आपका 588880। लेकिन बेटा अपन एक चीज करना भूल गए, बताओ क्या भूल गए, अपन बेटा 10-2 के एडजस्टमेंट करना तो भूल ही गए। तो जल्दी जल्दी में गलती नहीं करनी है साहब, 10-2 को याद रखना है। 10-2 के अंदर दो चीजें आती है बेटा, फ्रेथ और एयर फ्रेथ किससे ज्यादा नहीं हो सकता बेटा, कस्टम एफओबी को पहले इंडियन करेंसी में कन्वर्ट कर लो, चाहे तो कस्टम एफओबी का 20% कैलकुलेट कर लो, 20% आता है 1732, जबकि एक्चुअल है 2500, तो 1732 ही यहां पर अपन को लेना पड़ेगा। और उसके बाद बेटा 1.125%, तो 8660 का 1.125% वो आता है आपके पास में 97.425, 97.425। बेटा इसको टोटल अगर मैं करता हूं 8660 प्लस 1732 प्लस 97.425, then it will become 10489.425 और अब बेटा अपन 68 का रेट लगाकर इसे कन्वर्ट करेंगे, अब 68 का रेट लगाकर कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा बेटा आपके पास में 713281, 713281, बोलो हाँ के ना, 713281, 713281, यानी कि बेटा ऑप्शन नंबर बी विल गोना बी योर करेक्ट ऑप्शन, बोलो हाँ के ना, हाँ सर। अब आ गया बेटा आपके पास में क्या, बोलो 713281, ये आ गया बेटा इंडियन रुपीस के अंदर आपकी असेसेबल वैल्यू। अब करना कुछ भी नहीं है बेटा, इस पे लगा देनी है हमको बीसीडी एट द रेट ऑफ कितने परसेंट, 12%। तो बेटा 12% से बीसीडी लगाएंगे, वो निकल कर आएगी आपके पास में ₹85,593.708। बेटा SWS लगाएंगे 10% बीसीडी का, वो निकल कर आएगा आपके पास में ₹8,559.3708। हाँ सर, ये आएगी बेटा आपका आईजीएसटी के लिए सब टोटल, यानी कि इसकी टोटल लगानी पड़ेगी मुझे 713281, 713281, ठीक है, हाँ सर, प्लस 8,559.708 प्लस 8,559.3708, बेटा ये आपका बन जाएगा यहाँ पर 8074 रुपीज, 8074 80748 ये आपका क्या बन जाएगा,
आईजीएसटी के लिए लेविएबल वैल्यू, और यहाँ बेटा मैं आईजीएसटी लेवी करूंगा एट द रेट ऑफ 18%। बोलो हाँ कि ना? हाँ सर। और इसका 18% कंप्यूट करेंगे मेरे दोस्त, तो वो निकल कर आएगा आपके पास में 145,338 145,338.134। और जब आप बेटा इसमें ऐड कर जीरो जीरो, तो ये निकल कर आएगा आपके पास में रुपीज 9527 कितना है बेटा? 952772 लेंगे अपन, तो बेटा 85593.708 प्लस 85593.708 प्लस 145,338.134, तो ये आ जाएगा बेटा आपके पास में 23949। कितना? 2394991। तो करेक्ट आंसर आएगा बेटा आपके पास में ऑप्शन नंबर सी। बोलो हाँ के ना? हाँ सर, दिस विल गोना बी योर करेक्ट ऑप्शन। बेटा इसी के साथ यहाँ पर खत्म हो जाता है। आई होप बेटा क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। बिल्कुल बेटा आपको सिंपल सी एक चीज याद रखनी है, पहले tan 1 का एडजस्टमेंट करना है। इधर देखो बेटा, पहले tan 1 का एडजस्टमेंट करना है, और क्या निकाल लेनी है बेटा? कस्टम्स एफओबी निकाल लेनी है। तो जैसे ही बेटा आप एफओबी के अंदर tan 1 का एडजस्टमेंट करते हो बेटा, आपके पास में कस्टम्स एफओबी आ जाती है। क्या आ जाती है? कस्टम्स एफओबी। ये रहा बेटा। इस कस्टम्स एफओबी के अंदर बेटा आपको क्या करना होता है? कुछ भी नहीं करना होता। tan 2 के एडजस्टमेंट करने होते हैं। बोलो क्या करने होते हैं? tan 2 के। तो पहले tan 1 निपटा लिया। हाँ, क्या आ गया? कस्टम्स एफओबी। कस्टम्स एफओबी के अंदर tan 2 के एडजस्टमेंट करोगे तो आ जाएगी बेटा असेसेबल वैल्यू। वहां पर बेटा आप इंडियन करेंसी से कन्वर्ट कराकर उसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट कर लो। कर लिया? हाँ सर। इसके बाद में आपको क्या करना होता है बेटा? इसको बोलते हैं असेसेबल वैल्यू। कुछ भी नहीं करना है बेटा, बीसीडी लगानी है, और बीसीडी का 10%। किसका 10%? इस बीसीडी का 10% आपको SWS लगा देना है, सोशल वेलफेयर सरचार्ज। ये आ जाएगा बेटा आपका आईजीएसटी लेविएबल वैल्यू। इसके ऊपर आपको लेवी कर देना आईजीएसटी एट द रेट ऑफ 18%, और फाइनली बेटा टोटल आपके पास वैल्यू कैलकुलेट होकर आ जाएगी, जिसमें बीसीडी और SWS प्लस आईजीएसटी को अपन बोलते हैं टोटल कस्टम ड्यूटी पेएबल। अगला सवाल आ रहा है बेटा, अ बिल ऑफ एंट्री वॉज प्रेजेंटेड ऑन 4th of August 2019. The vessel carrying goods arrived on 11th of August 2019. मैंने बिल ऑफ एंट्री कब प्रेजेंट करी थी? एडवांस में। मैंने 4 अगस्त को ही बिल ऑफ एंट्री दे दी, जबकि वेसल कब आया बेटा? 11 अगस्त को। एंट्री इनवर्ड वॉज ग्रांटेड ऑन 13 अगस्त। एंट्री इनवर्ड बेटा कब ग्रांट करी है? एंट्री इनवर्ड कब दी है? बोलो 13 अगस्त को दी है। एंड बिल ऑफ एंट्री वॉज असेस्ड ऑन दैट डेट and was also returned to the importer for payment of duty on that date. तो बेटा हाथों हाथ उसी दिन आपकी असेस करके आपको पेमेंट के लिए दे दी गई। यानी कि देखा जाए बेटा तो 13 तारीख है जब एंट्री इनवर्ड दिया गया। द मोस्ट इंपॉर्टेंट डेट इज 13th of August 2019। पक्का? हाँ। अब कह रहा है सर ड्यूटी जब पे करिए 5 लाख रुपए की, वो कब करिए? 22 अगस्त को। बेटा डिले हो गया 22 अगस्त। कितने दिन का डिले हो गया बताओ? कितने दिन का डिले हो गया मालिक? 22 अगस्त 22 अगस्त बेटा तकरीबन ये हो गया आपके पास 22 माइनस 13 9 प्लस 1 10 बेटा, क्योंकि 13 तारीख को भी इंक्लूड किया जाएगा, तो 10 डेज का यहां पर आपके पास क्या हो जाता है बताओ? डिले हो जाता है। 10 डेज का डिले हो जाता है। क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट विल बी द रेट, एप्लीकेबल रेट ऑफ इंटरेस्ट। बेटा यहां पर जो एप्लीकेबल रेट होता है वो होता है एट द रेट ऑफ 15%। जीएसटी के अंदर होता है 18%, कस्टम के अंदर होता है 15%। ऑन द बेसिस ऑफ अफोरसेड इन्फॉर्मेशन यू आर रिक्वेस्टेड टू चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर द फॉलोइंग। तो करेक्ट आंसर आएगा बेटा आपके पास में ऑप्शन नंबर ए। बोलो ऑप्शन नंबर ए 15%। पक्का? हाँ सर। अगला सवाल बेटा, स्टेट द नंबर ऑफ डेज फॉर विच इंटरेस्ट इज पेबल। बेटा कितने दिनों के लिए इंटरेस्ट पेबल होगा? इस क्वेश्चन के बेसिस पर, जो क्वेश्चन बेटा मेरे को यहां दे रखा है, ऑन द बेसिस ऑफ अफोरसेड इन्फॉर्मेशन यू आर रिक्वेस्टेड, बेटा 10 दिनों के लिए यहां पर पेबल होगा। कितने दिनों के लिए पेबल होगा? ऑप्शन नंबर सी विल गोना बी द करेक्ट ऑप्शन। यहां पर बेटा इस पूरे क्वेश्चन में यहां तक कहीं पर भी छुट्टी की बात नहीं की गई है। इट इज नॉट टॉकिंग अबाउट एनी हॉलीडे, नो हॉलीडे मेंशन्ड। क्या बोला मैंने? नो हॉलीडे मेंशन्ड। कोई हॉलीडे मेंशन्ड नहीं है बेटा। प्योर 10 डेज, प्योर 10 डेज। पक्का? पक्का सर। योर नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन बेटा, द लास्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट पेबल अंडर 47(2) जो बेटा एट द रेट ऑफ 15% होता है। इफ देयर वर, यहां पर बात कर रहा है, यहां इट इज टॉकिंग हियर,
इफ देयर वर 4 हॉलीडेज ड्यूरिंग द पीरियड 14th अगस्त टू 27th अगस्त। इस बीच बेटा अगर 4 हॉलीडे आ गए, 4 हॉलीडेज की बात इसने बेटा पार्ट 3 में करी है। हॉलीडे की बात इसने पार्ट कौन से में करी बेटा, इसने पार्ट 3 में करी है। ये देखो इस पार्ट के अंदर करी है। मैं कहां से दिखाऊं बेटा, ये देखो ये रहा, इस पार्ट के अंदर इसने ये बात करी है, इससे पहले नहीं करी थी। हाँ कि ना, हाँ सर। तो बेटा देख लो आप 10 - 4 = 6 डेज का आपको कैलकुलेट करना है। ओके सर, ओके। तो सारे बच्चे मुझे बताएंगे कि 5 लाख रुपीज अगर ड्यूटी थी तो बेटा 5 लाख पे 6 डिवाइडेड बाय 365 मल्टीप्लाइड बाय 15% इज 1232.9, यानी कि 1233 1233 1233। बेटा करेक्ट आंसर आएगा 1233, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इज गोना बी योर करेक्ट ऑप्शन। देखो 1233 दिख रहा है, हाँ ऑप्शन सी दिख रहा है, हाँ सर दिख रहा है। इसी के साथ बेटा यहां पर आपका ये सेट भी कंप्लीट हो जाता है। आप लोगों के साथ जो वक्त बिताया बेटा बहुत अच्छा लगा मुझे। जितने भी बच्चों ने इस बार एग्जाम दिया, मैंने आप लोगों के लिए वर्कबुक लेक्चर अपलोड करे, आप लोगों के लिए बेटा बिट क्वेश्चंस की पूरी बुकलेट अपलोड करी, और फाइनली 6 सेट ऑफ ऑनलाइन एमसीक्यूज भी बेटा मैंने यहां पर आपके लिए अपलोड करे। सारे बच्चे, जितने भी बच्चों ने बेटा ये लेक्चर्स देखे हैं, मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप मुझे व्हाट्सएप पे ज्वाइन करेंगे और व्हाट्सएप पे अपनी फोटो मुझे जरूर भेजेंगे, या फिर आप मुझे मैसेज करेंगे तो बेटा मैं आपको डीपी में देख लूंगा। मुझे जानना है कि कौन कौन से बच्चे इस वक्त मुझे देख रहे हैं। बेटा अगर कभी मिले तो आप लोग तो मुझे पहचान लोगे, यू विल आइडेंटिफाई मी, बट एट दैट टाइम आई विल अनेबल टू आइडेंटिफाई यू। सो आई वॉन्ट टू आइडेंटिफाई यू दैट हु आर दी स्टूडेंट्स। मुझे बहुत अच्छा लगता है जब मैं बच्चों से मिलता हूं बेटा, आप सबको देखता हूं, आई विल फील वेरी वेरी प्राउड कि इतने अच्छे अच्छे बच्चों को मैंने पढ़ाया है। ऑनलाइन फॉर्मेट है तो प्रॉब्लम ये रहती है कि वी आर अनेबल टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, बट स्टिल थैंक यू सो मच। सभी बच्चों को बोलना चाहूंगा जिन्होंने भी बेटा व्हाट्सएप ग्रुप में मैसेजेस करे, इतने अच्छे अच्छे मैसेजेस करे, इतने अच्छे अच्छे आपने कमेंट्स करे, इतनी तारीफ आपने करी। आप जब तारीफ करते हो तो मुझे भी मोटिवेशन होता है कि मैं आप लोगों के लिए और भी अच्छे अच्छे लेक्चर्स बनाऊं। आपके साथ ये सफर बहुत अच्छा था बेटा सीएमए इंटरमीडिएट का। बहुत जल्द आप लोगों के साथ में मिलूंगा सीएमए फाइनल पर। तो फाइनल पर भी आप लोगों के साथ बेटा इसी तरीके से वर्कबुक भी सॉल्व कराऊंगा, बिट क्वेश्चन भी सॉल्व कराऊंगा, ऑनलाइन मॉक टेस्ट पेपर भी मैं आपके वहां पर भी सॉल्व कराऊंगा। और अगर आप रेगुलर बैच ज्वाइन करते हो बेटा, जो मैं बहुत ही जल्द लॉन्च करने वाला हूं, तो वहां पर हम बहुत सारी बातें करके चलेंगे। टिल देन बेटा ऑल द बेस्ट। आप सबको मुझे मैसेज भेजना है व्हाट्सएप पर, भूलना मत। आप सबको मैं देखना चाहता हूं, आप सबसे मैं मिलना चाहता हूं, ताकि जब मिले बेटा तो मैं आपको पहचान सकूं। तो प्लीज सेंड योर फोटोग्राफ्स विद अ गुड एक्सपीरियंस ऑफ योर विद दीज क्लासेस। इन क्लासों के साथ आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा वो जरूर बेटा मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके बताना। आपको व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां आप मुझे व्हाट्सएप पे ज्वाइन कर सकते हैं। पक्का बताना है आपको कि आपको बेटा कैसा एक्सपीरियंस रहा इन सारी क्लासों का, वर्कबुक लेक्चर्स का, बिट क्वेश्चंस का, इन मॉक टेस्ट पेपर्स का। ठीक है बेटा, तो मिलते हैं अब आपसे सीएमए फाइनल पर। टिल देन बाय बाय, टाटा, सी यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशंस। बाय बेटा, बाय बाय।